तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा, रोमन दिमित्री के सुसाइड करते ही उसके अंदर रीइंकार्नेट होता है मोरिम वर्ल्ड का हेवनली डीमन। उसके रीइंकार्नेट होने के बाद रोमन का सामना होता है ब्लड फैंग से, बट ब्लड फैंग को रोमन बहुत ही इजीली खत्म कर देता है। इन सब में लॉरेंस परिवार रोमन से नाराज हो जाता है क्योंकि रोमन बिना परमिशन के लॉरेंस परिवार के इलाके में आया और वहाँ पर किसी को मार दिया। और जैसा कि रोमन फ्लोरा का फियांसे है, इसी वजह से वो वहाँ से बच जाता है। बट घर लौटने के बाद रोमेरो को देखना होता है कि आखिरकार रोमन कितना स्किल्ड है, इसीलिए वो कराता है एक डुएल रोमन और क्रिस का, जहाँ डुएल के एंड में क्रिस अपने ऑरा को यूज करता है बट फिर भी वो हार जाता है। और वहीं रोमन कहता है कि मुझे क्रिस से ही ऑरा को कंट्रोल करना सीखना है। इसी के साथ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं क्रिस को, जो कहता है मतलब आप चाहते हैं कि मैं यंग मास्टर को ऑरा कंट्रोल करना सिखाऊं। वही क्रिस के सामने होता है जोनाथन, जो कहता है ये सीधे लॉर्ड की तरफ से ऑर्डर है। क्रिस कहता है बट फिर भी आपको नहीं लगता कि ये कुछ ज्यादा ही है? अब एक बार देख तो लीजिए, मैं एक बच्चा हूँ। इवन यंग मास्टर को हराने के लिए भी मुझे अपने ऑरा का यूज करना पड़ा, बट फिर भी इससे कोई फायदा हुआ नहीं। फिलहाल तो मैं बस यही चाहता हूँ कि मैं एक कोने में छुपा रहूं और आप मुझसे ये कह रहे हैं कि मैं यंग मास्टर को ही ऑरा कंट्रोल करना सिखाऊं। जोनाथन कहता है क्रिस मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूँ। क्रिस कहता है ऑफर? कैसा ऑफर? जोनाथन कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम यंग मास्टर को ऑरा कंट्रोल करना सिखाओ और देखो कि उनके अंदर आखिर अलग क्या है। अगर तुम ये करते हो तो मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि मैं तुम्हें अपने सभी सीक्रेट्स बता दूंगा। क्रिस कहता है क्या आप सच बोल रहे हैं? जोनाथन कहता है हाँ। क्रिस सोचता है अगर मैंने ये कर दिया तो ये मुझे अपने सीक्रेट देंगे जिनका यूज करते हुए मैं बन जाऊंगा 3 स्टार का ऑरा नाइट। डैम इट। क्रिस कहता है अपनी बात को भूलिएगा मत। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं हांस को, जो रोमन से कहता है मैंने सुना कि आज आपने काफी कमाल किया। इसके रूमर्स पूरे कैसल में फैल चुके हैं और साथ ही में आपने डिप्टी नाइट कमांडर को हरा दिया जो कि 2 स्टार ऑरा के नाइट है। ये तो काफी इनक्रेडिबल है। रोमन कहता है एक 2 स्टार ऑरा। हांस क्या तुम्हें पता है कि आखिर ऑरा क्या होता है? हांस कहता है मुझे कुछ नहीं पता, पर क्या ये वो पावर नहीं होती जिसका यूज करते हुए सब माना यूज करते हैं? रोमन कहता है माना? मुझे लगता है कि यहाँ पर माना कहा जाता है। इसी के साथ सोचता है जो पावर मुझे क्रिस ने दिखाई वो डेफिनेटली एक एनर्जी इरप्शन था, बट उसने जिस हिसाब से एनर्जी को यूज किया वो काफी अलग था और उसे यहाँ पर कहा जाता है ऑरा, जो कि कम से कम मेरे लिए तो काफी बिल्कुल भी नहीं है। मैं बस ऐसी चीज को समझ नहीं पा रहा कि आखिरकार कब से एनर्जी को ऐसे यूज किया जाने लगा। मुझे लगता है कि यहाँ के लोगों को अभी और जानने की जरूरत है कि आखिरकार वो पावर्स कौन सी यूज करते हैं। मुझे लगता है कि जब मैं कल ट्रेनिंग करूंगा तो मुझे थोड़ा देख कर ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, तो मैं खुद ही पता कर लूंगा। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं अगली सुबह का सीन, जहाँ क्रिस और रोमन होते हैं एक दूसरे के सामने और रोमन थोड़ी देर क्रिस को घूरने के बाद थोड़ा मुस्कुराने लगता है। क्रिस सोचता है आखिर इसकी हिम्मत, काम डाउन, मैं ऐसा नहीं कर सकता। एंड देन वो कहता है इससे पहले कि हम ट्रेनिंग को स्टार्ट करें मैं आपको समझाता हूँ कि आखिरकार ऑरा होता क्या है। ऑरा बेसिकली वो माना यूसेज का ही एक पार्ट होता है जिसे यहाँ के नाइट्स यूज करते हैं और मैजिशियंस यूज करते हैं माना को, वो भी अपने आर्टिफैक्ट्स में स्टोर करके, और नाइट्स भी यूज करते हैं माना का बट वो अपनी बॉडी में स्टोर करते हैं, इसलिए उन्हें वो कहते हैं ऑरा। और जिस व्यक्ति ने पहली बार ऑरा को इंट्रोड्यूस कराया था उसका नाम था एम्परर अलेक्जेंड्रो, जिसने इस बात का पता लगाया कि ऑब्जेक्ट्स में माना को स्टोर करने से अच्छा अपनी बॉडी में स्टोर करें, जिससे कि बॉडी की फिजिकल स्ट्रेंथ काफी बढ़ जाती है। और तभी से ऑरा का कॉन्सेप्ट सबके सामने आया। बट मुझे नहीं लगता कि हिस्ट्री इस वक्त ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पूरे के पूरे राज्य में कुछ ही सिलेक्टेड लोग हैं जो कि माना को यूज कर पाते हैं और 1000 में से सिर्फ कोई एक ही होता है जो कि चूज करता है ऑरा नाइट बनने का रास्ता। और वहीं अगर बात की जाए एक मैजिशियन बनने की तो कोई 10,000 में से एक होता है जो चूज करता है मैजिशियन बनने का एक रास्ता। इसीलिए बहुत जरूरी है कि तुम्हें पहले पता चले कि तुम्हारे अंदर माना का फ्लो है या नहीं है, और यही सबसे मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है एक ऑरा नाइट बनने की, कि वो इस एबिलिटी को सेंस कर पाए, और ज्यादातर लोग इसी में फेल हो जाते हैं। और अगर बात की जाए मेरी तो मुझे लग गए थे पूरे के पूरे 6 महीने सिर्फ और सिर्फ अपने माना को सेंस करने में। वैसे इसमें हैरान होने वाली बात है नहीं कि मैंने सिर्फ 6 महीने में अपने माना को सेंस कर लिया था, जबकि बाकी लोगों को तो 1 साल से भी ज्यादा लग जाता है। और यहीं से कॉन्सेप्ट निकल कर आता है इनेट टैलेंट का, जो कि तुम्हारे खून में ही होता है। रोमन कहता है तो चलो पहले माना को ही सेंस करते हैं, तो मुझे बताओ कि आखिरकार ऐसा किया कैसे जाता है? क्रिस कहता है क्यों नहीं, और सोचता है रोमन दिमित्री, मुझे यकीन है कि मुझसे जीतने के बाद ये काफी गर्वित महसूस कर रहा होगा, पर दुर्भाग्यवश ये जितना सोच रहा है ये उससे भी ज्यादा कठिन है, क्योंकि अगर बात की जाए माना की तो वो स्वॉर्ड्समैनशिप से काफी अलग होता है। वो दोनों एक सिक्के के 2 पहलू की तरह हैं। तो जल्द ही तुम्हें पता चलेगा रोमन दिमित्री की आखिरकार वास्तविकता होती क्या है। रोमन सोचता है क्योंकि मुझे पहले से ही पता है कि माना को सेंस कैसे किया जाता है, और इसके लिए मैं बोलना चाहूंगा थैंक्स अपने हेवनली डीमन मैजिशियन को, जिसकी वजह से मैं अपने शरीर में हल्का सा तो माना स्टोर कर ही पाता हूँ। बट फिर भी अगर मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है तो मुझे अपने ही तरीकों का यूज करना होगा, पर उसके लिए भी मुझे इन सभी के तरीके जानने होंगे। मुझे जानना होगा कि ये सभी चीजें होती कैसे हैं। क्रिस कहता है अपनी सांसों के रिदम पर कॉन्सेंट्रेट करो, और ये काफी महत्वपूर्ण है कि तुम हर चीज को फील करो जो तुम्हारी बॉडी से अटैच्ड है या तो फिर तुम्हारी बॉडी के कांटेक्ट में आ रही हो। ये सब करने के बाद तुम माना को यूटिलाइज करना सीख जाओगे, और एक बार तुम माना को यूटिलाइज करना सीख जाओगे तो फिर तुम ऑरा को भी मैनिफेस्ट करना सीख जाओगे। तो पहले फोकस करो कि तुम्हारी
तुम्हारी बॉडी में जितना भी माना है उसे एक सिंगल पॉइंट पर कलेक्ट कर लो, और बस अगर तुमने ये कर लिया तो समझ लो कि तुमने अपने ऑरा को भी मैनिफेस्ट करना सीख लिया है। और एक बार तुम अपने ऑरा को मैनिफेस्ट करना सीख जाओगे तो इससे हमें पता चल जाएगा कि तुम 1 स्टार ऑरा कंट्रोल कर रहे हो। और इस मैनिफेस्टेशन ऑफ ऑरा को तुम काफी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो, जैसे कि तुम इस ऑरा को अपनी ब्लेड, डैगर, स्वॉर्ड उसे अटैच करके उसकी अटैक करने की क्षमता को बढ़ाओ, या और भी ऐसे बहुत से रास्ते हैं। क्रिस ये सब बातें बोल ही रहा होता है, बट तभी हम देखते हैं कि रोमन ऑलरेडी अपने माना को मैनिफेस्ट कर रहा है और अब वो अपने 1 स्टार ऑरा को भी कंट्रोल कर रहा है। क्रिस सोचता है ये कैसे हो सकता है, आखिरकार ये अपने ऑरा को इतना इजीली मैनिफेस्ट कैसे कर रहा है। इधर रोमन सोचता है यहाँ के लोग जिस हिसाब से की को यूटिलाइज करते हैं वो सच में बहुत ही बेकार मेथड है, क्योंकि अगर बात की जाए मोरिम की तो वहाँ पर अगर कोई एक बार की को यूटिलाइज कर ले तो की उसके शरीर से सभी वेस्टेज को बाहर निकाल देती है, जिसके बाद वो उस की को अपने बॉडी के अंदर स्टोर कर सकता है। पर ये दुनिया तो अलग है, अगर बात की जाए माना को कलेक्ट करने की तो वो नेचुरली हमारे बॉडी में पूरी तरह से फैल जाता है और इन्हें ये नहीं पता कि उस माना को रिस्ट्रिक्ट कैसे करते हैं। अगर बात की जाए मोरिम वर्ल्ड के की तो वो काफी स्ट्रॉन्ग होती है, और वहीं अगर बात की जाए इस वर्ल्ड के माना की तो वो काफी लाइट है, जिसकी वजह से बहुत ही इजीली वो बॉडी से बाहर चली जाती है। तो अगर मुझे इन दोनों वर्ल्ड्स के मैनिफेस्टेशन में डिफरेंस बताना हो तो वो डिफरेंस ये होगा कि यहाँ के लोग यूटिलाइज करते हैं अपने ऑरा को बिल्कुल मरीन वर्ल्ड के एक्सटर्नल आर्ट्स की तरह। वैसे इन दोनों को कंपेयर तो किया जा नहीं सकता, क्योंकि अगर बात की जाए मरीन वर्ल्ड के एक्सटर्नल आर्ट्स की तो उससे अपनी बॉडी और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ट्रेन होती है, और बात की जाए यहाँ के ऑरा या तो फिर माना की तो उससे सिर्फ अपनी बॉडी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होती है। और यहाँ पर जो अपने माना को स्टोर करने के बाद किसी वेपन में अप्लाई करते हैं उसकी वजह से भी ये माना काफी इनएफिशिएंट हो जाता है। और अगर यहाँ के मेथड्स का यूज किया जाए तो मुझे पहले जैसे बनने में तो 100 से भी ज्यादा साल लग जाएंगे। इधर क्रिस कहता है क्या आखिर तुमने वो किया कैसे? रोमन कहता है ये तो तुम्हें पता होना चाहिए ना, तुम बताओ। क्रिस कहता है अरे मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, मुझे ऑरा को मैनिफेस्ट करने में 6 महीने से भी ज्यादा लगे, इवन लोगों को तो साल लग जाते हैं, तो इसीलिए मुझे सच्चाई बताओ मुझे, कहीं तुम मेरे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रहे। 1 मिनट, अब मुझे धीरे धीरे समझ में आ रहा है, मतलब तुम्हें पहले से ही पता था कि मानव को यूटिलाइज कैसे करते हैं, तुम बस अभी तक नाटक कर रहे थे। हाँ मैंने सही कहा, अब चीजें थोड़ा सेंस बना रही हैं। अब मुझे समझ में आ रहा कि आखिरकार मैं तुम्हारे खिलाफ हार कैसे गया। अगर तुम्हारे पास ये पावर्स थी तो तुम 2 साल पहले ऐसे। बट तभी रोमन इस बात को काट देता और कहता है तुम गलत समझ रहे हो। क्रिस कहता है अगर ये सच नहीं है तो मुझे बताओ कि तुमने अपने ऑरा को या माना को सेंस कैसे किया। मुझे 10 साल लग गए 2 स्टार का नाइट बनने में। ये सुनने के बाद रोमन मुस्कुराने लगता है। क्रिस कहता है अब इसमें हंसने वाली क्या बात है? 1 मिनट, कहीं तुम मेरी मेहनत पे तो नहीं हंस रहे? रोमन कहता है तुम मुझे एक सवाल का जवाब दो, जब तुम अपने गोल की तरफ आगे बढ़ रहे थे तब क्या तुमने कभी खुद से ये सवाल पूछा कि ये मेथड सही है या गलत, जिन मेथड्स का तुम यूज कर रहे हो? क्रिस कहता है क्या कहने की कोशिश कर रहे हो तुम? रोमन कहता है ये लोगों के लिए काफी आसान होता है कि उन्हें बना बनाया रास्ता मिल जाए और वो उसी पे चले, और तुमने भी वही किया। पता नहीं कितने सालों पहले मरे हुए एक बूढ़े व्यक्ति ने तुम्हें ये मेथड्स बताए और तुम सबके सब उसे फॉलो करते चले गए। और अगर बात की जाए मेरी, तो जब मैं तुमसे ये ऑरा सीख रहा था तो मैं बस यही सोच रहा था कि आखिरकार लोग इसी मेथड का यूज क्यों कर रहे हैं, उन्हें तो जैसे इस मेथड से कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं रही हो। क्या ये सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था? या फिर अगर बात की जाए तुम्हारी, तो तुम्हें कैप्टन जोनाथन पर खुद से भी ज्यादा भरोसा है, तो इसी वजह से इसका रीजन काफी सिंपल है। ये दोनों के दोनों ऑप्शन है गलत, क्योंकि ना ही तुम्हारे भरोसे से कोई फर्क पड़ता है और ना ही उन लोगों के ना क्वेश्चन करने से। असली बात तो ये है कि ये तरीका ही गलत है, या तो फिर एक और अच्छे ढंग में कहें तो ये तरीका आसान है। उन सभी ने जो सीखा था अगर वही वो तुम्हें भी सिखाएंगे तो जाहिर सी बात है कि उनमें और तुम्हारे में कोई अंतर रह नहीं जाएगा, जिसकी वजह से किसी का कोई घाटा भी नहीं होगा और कोई भी क्रिटिसाइज भी नहीं होगा। और मैं ये बिल्कुल भी नहीं कर रहा कि तुमने जो 10 साल तक ट्रेनिंग की है वो बेकार गई, बट मैं तो बस ये पूछ रहा हूँ कि तुमने जब 10 साल तक ट्रेनिंग की तो तुमने एक बार भी ये क्यों नहीं सोचा कि तुम जो मेथड का यूज कर रहे हो वो गलत भी हो सकता है। मैं बस इसी बात पर हंस रहा था। रोमन जाते हुए कहता है इस पूरे के पूरे वर्ल्ड में कोई भी ऐसी चीज एग्जिस्ट नहीं करती है जिसे कहते हैं परफेक्ट आंसर। इवन तुम जो मेथड का यूज कर रहे हो वो भी किसी एक इंडिविजुअल द्वारा ही क्रिएट किया गया था, और वो उसने क्रिएट किया था अपने ही सक्सेसर को प्रोटेक्ट करने के लिए। रोमन सोचता है प्रॉब्लम को फेस करते वक्त ही हमें सामना करना पड़ता है फेलियर का, और तब हमें मिलते हैं क्रिटिसिज्म और साथ में ही अकेलापन। बट हमें किन भी हालातों से जूझना पड़े, बदलाव हमेशा जरूरी होता है। जैसे कि मैंने अपने पिता के टीचिंग मेथड्स पर ही सवाल उठाया और अपने लिए एक अलग रास्ता चुना। रोमन कहता है चलो अच्छा, ट्रेनिंग को फिनिश करते हैं यहीं पे। क्रिस कहता है 1 मिनट, मुझे बताओ प्लीज अब से आगे मैं क्या करूं? इसी के साथ रोमन को याद आती है एक फाइट जहां पर वो लड़ रहा था, और तब था वो ह्यूक ने एक बंदे को डिफीट कर दिया होता है। ह्यूक कहता है कि अब भी तुम इनकार करने वाले हो? उसके सामने वाला बंदा कहता है नहीं, मैं स्वीकारता हूँ, आज से ब्लड डीमन सेक्ट ही फॉलो करेगा बग जोंग ह्यूक को, जो कि सीधे लीडर है हेवनली डीमन सेक्ट का। उस बंदे को खून की उल्टियां होने लगती है। वो कहता है रुक जाओ, मैंने अपनी लाइफ में पहली बार तुम्हारे जैसे एक स्ट्रॉन्ग व्यक्ति को देखा है, तुम मुझे बताओ मुझे अब से क्या करना चाहिए ताकि मैं भी स्ट्रॉन्ग बन सकूं। आज से मैं तुम्हारे ही बताए गए रास्तों पर चलूंगा, इससे हम दोनों का फायदा होगा
होगा कि मैं स्ट्रॉन्ग बनूं, तो इसीलिए प्लीज मुझे बताओ मैं अब से क्या करूं। इसी के साथ रोमन सोचता है इसने अपने घमंड, अपने गर्व को एक तरफ रख दिया। काफी दिलचस्प बात है। मैं तुम्हें ऐसा कुछ नहीं बता सकता। क्रिस कहता है तो आप क्या चाहते हैं मैं क्या करूं? रोमन कहता है देखो मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि मैं तुम्हें कुछ सिखाऊंगा, मैंने तो बस ये कहा कि जिन मेथड का तुमने अपनी पूरी जिंदगी भर फॉलो किया है उन्हें ऐसे अंधे होके फॉलो मत करो। और अगर मैं तुम्हें एक जवाब दूं भी तो फिर भी उस जवाब से तुम्हारी लाइफ चॉइसेस पर काफी इफेक्ट पड़ेगा। बट अगर तुम फिर भी एक जवाब की तलाश कर ही रहे हो तो मैं जो कर सकता हूँ तुम मुझे फॉलो करके वो सीख सकते हो। और वैसे भी 6 महीने के बाद मुझे वॉर में जाना है, तो मुझे ऑब्जर्व करो और खुद को स्ट्रॉन्ग बनाओ ताकि तुम डिफरेंट दुश्मनों से लड़ सको। और जब मैं अपने दुश्मनों को हराऊं तो उसे एक अलग नजरिए से देखो। और अगर तुम मुझे ऐसे ही 10 सालों तक फॉलो करते रहे तो तुम्हें तुम्हारा जवाब खुद ही मिल जाएगा। इसी के साथ सीन से प्रतार हम देखते हैं रात का सीन जहाँ क्रिस बैठकर सोच रहा होता है कि कैसे जब उसने फर्स्ट टाइम माना को सेंस किया था तब सभी उसकी कितनी तारीफ कर रहे थे और काफी बच्चे तो उससे जल भी रहे थे। सभी उसकी तारीफ कर रहे थे कि सिर्फ वो 3 सालों में ही 1 स्टार ऑरा का नाइट बन चुका है, वो एक जीनियस है। और फिर वो बना 2 स्टार ऑरा का नाइट। क्रिस कहता है मैं स्ट्रॉन्ग बन के ही रहूंगा। हम देखते हैं अगली सुबह का सीन जहाँ जोनाथन कहता है क्रिस तुमने अभी क्या कहा? क्रिस कहता है मैं बैटलफील्ड में यंग मास्टर के साथ जाऊंगा। और सोचता है मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है। जोनाथन कहता है देखकर लगता है कि जैसे कुछ हुआ है। क्रिस कहता है हाँ कुछ तो हुआ है। इसी के साथ वो दोनों एक दूसरे को घूरने लगते हैं। बट तभी जोनाथन कहता है खैर इतना तो मैं श्योर हूं कि तुम्हारे पास एक अच्छा रीजन होगा जिसकी वजह से तुम ये डिसीजन ले रहे हो। तो अब से तुम दिमित्री के नाइट्स का हिस्सा नहीं हो। तो अब आगे से कुछ भी हो मैं बस यही उम्मीद करूंगा कि तुम यंग मास्टर को प्रोटेक्ट कर सको। क्रिस कहता है थैंक्स। इधर जोनाथन सोचता है चलो फिर अब से तुम नहीं हो हिस्सा दिमित्री के नाइट्स का। और से वो सभी मोमेंट्स याद आने लगते हैं जैसे कि जब जोनाथन को पहली बार क्रिस दिखा था तो वो अपनी मॉम के खून से लथपथ था। उसकी मॉम की हो चुकी थी डेथ और वो अपनी मॉम की डेड बॉडी के सामने ही रो रहा था। जोनाथन कहता है तुम्हारी वजह से मैं इतना तो श्योर हो चुका हूँ कि यंग मास्टर अब कोई ऐसे नहीं रहे जिन्हें गधा या इडियट कहा जा सके। मेरे पीछे आओ, तुम्हें अब से खुद को तैयार करना होगा। अगर तुम बैटलफील्ड में सर्वाइव करना चाहते हो तो तुम्हें एक सीक्रेट वेपन की जरूरत पड़ेगी जिसे तुम अपना कह सको। ये सुनते ही क्रिस काफी खुश हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं शहर का सीन जहाँ सभी लोगों में यही बातें चल रही होती हैं। क्या तुमने र्यूमर सुने? यंग मास्टर ने अकेले ब्लड फैंग को खत्म कर दिया। वही कोई कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये सच है? वो एक बेवकूफ है, वो ऐसा कभी कर ही नहीं सकता। वही कोई कहता है कम ऑन, मुझे पूरा यकीन है कि दिमित्री के नाइट्स ने ये सब प्लान किया होगा जिससे वो रोमन की इज्जत थोड़ी बढ़ा सके और उसके ऊपर लगा हुआ वो कलंक हटा सके। वहीं पर होता है केविन जो कि ये सब की सब बातें सुन लेता है और सोचता है यंग मास्टर ने अकेले ब्लड फैंग को खत्म कर दिया, पर इन सभी को यकीन क्यों नहीं हो रहा? मैंने अपनी आंखों से ही देखा था कि यंग मास्टर ने कैसे सिर्फ एक लड़की के टुकड़े से ब्लड फैंग के मेंबर्स को खत्म कर दिया था, या तो फिर कहें कि मौत के घाट उतार दिया था। तो ऑब्वियसली वो ब्लड फैंग को अकेले खत्म कर सकते हैं। क्या उन्होंने ये सिर्फ इसीलिए किया क्योंकि उन्होंने मुझसे वादा किया था? केविन कहता है ऐसा तो नहीं हो सकता, मुझे नहीं लगता कि कोई मेरे लिए ऐसा कुछ करेगा, मेरे जैसे एक छोटे बच्चे के लिए। बट अगर बात की जाए तो उन्होंने सच में ब्लड फैंग के इशू को खत्म कर दिया। केविन तुम क्या कर रहे हो? अगर तुम्हें घर जल्दी जाना है तो पहले तुम्हें इसे साफ करना होगा। केविन कहता है ठीक है। केविन अपने घर की तरफ बढ़ रहा होता है और सोचता है मैं भी यंग मास्टर की तरह ही बनना चाहता हूँ, एक स्ट्रॉन्ग, इतना स्ट्रॉन्ग कि अपने लोगों को प्रोटेक्ट कर सकूं, क्योंकि इस वर्ल्ड में और भी बहुत से लोग हैं जो कि ब्लड फैंग की तरह ही हैं। तो मुझे और स्ट्रॉन्ग होना होगा ताकि मैं कम से कम अपनी फैमिली को तो प्रोटेक्ट कर ही सकूं। बट मैं स्ट्रॉन्ग हूँ कैसे? अगर मुझे कोई एक ऐसा मौका मिल जाए जिससे मैं यंग मास्टर से मिल सकूं। नहीं, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि यंग मास्टर कभी मुझसे मिलना चाहेंगे। बट तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है जहाँ कोई कहता है केविन, और ये आवाज सुनते ही केविन को तो जैसे होश ही उड़ जाते हैं और उसके हाथ में पड़ी हुई टोकरी जिसमें कि आलू भरा हुआ था वो गिर जाता है नीचे। और केविन कहता है यंग मास्टर आप। और तभी हम वहाँ पर देखते हैं रोमन दिमित्री को, जहाँ रोमन कहता है काफी समय हो गया। केविन कहता है आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? नहीं मतलब उससे पहले थैंक यू यंग मास्टर, आप ही की वजह से आज मेरी फैमिली सर्वाइव कर पा रही है। रोमन कहता है इसकी फिक्र मत करो, तुम मुझे बताओ तुम कैसे हो। केविन कहता है जब ब्लड फैंग ने हमें धमकियां देना बंद कर दी तो मैंने एक जगह ढूंढी जहाँ मैं काम कर सकूं, और इसके लिए भी मैं थैंक्स करना चाहूंगा मिस्टर हांस का। मुझे तो यही नहीं पता कि मैं आपके इस कर्ज को कभी चुका पाऊंगा या नहीं। रोमन कहता है मैं तुम्हें जो ऑफर देने वाला हूँ उसके बाद शायद तुम्हें एक मौका मिल जाए जिससे तुम इस कर्ज को चुका सकते हो। केविन कहता है एक ऑफर? रोमन कहता है अगर तुम इस ऑफर को एक्सेप्ट करते हो तो तुम्हें अपनी फैमिली की फाइनेंशियली फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। इसे एक्सेप्ट करने के बाद तुम सभी को मिलेंगे एक अच्छा सा घर और खाना, और खाली समय में तुम अपनी फैमिली के साथ अपनी लग्जूरियस लाइफ का एंजॉयमेंट भी ले सकते हो। मैं ऐसा तुम्हारे लिए कर सकता हूँ, तो इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ मेरे लिए जियो। अगर तुम मेरे लिए लॉयल बन सको तो मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि मैं तुम्हें वो लाइफ दूंगा जिसे पाने के बाद तुम्हें कभी भी रिग्रेट होगा नहीं। केविन कहता है आज से मेरी जिंदगी आपकी यंग मास्टर। अगर आप मुझे मरने को कहेंगे तो मैं सिर्फ आपके एक आदेश पर अपनी जान दे दूंगा, और अगर आप मुझे किसी को मारने को कहेंगे तो मैं सिर्फ आपके एक ही आदेश पर उसे मार डालूंगा, भले ही वो कोई भी हो। जब तक आप मेरी फैमिली को
प्रोटेक्ट करते हैं, तब तक मेरी ये जिंदगी आपकी है। रोमन सोचता है इसने अपनी लॉयल्टी शो की अपने ब्लड के जरिए। इस बच्चे को देखने के बाद तो मुझे क्रेज्ड स्टैलियन की याद आ रही है, जो कि सिर्फ मेरे एक ही आदेश पर हजारों दुश्मनों से लड़ जाता था और जब तक काम खत्म ना हो तब तक तो वापस आता ही नहीं था। रोमन सोचता है क्रिस, जो कि काफी हद तक रिजेंबल करता है ब्लड डेमन से, मुझे लगता है कि इसकी वजह से मुझे एक बार तो सोचना ही होगा, तो मुझे इस बच्चे पर एक बार ट्राई करना चाहिए। इसी के साथ रोमन कहता है ठीक है, आज से तुम मेरे हो। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं दिमित्री घर आने का सीन, जहाँ रोमन कहता है तो हांस, मैं रोमन को तुम्हारे हवाले छोड़ता हूँ, तो इसे यहाँ पर जैसे चीजें वर्क करती है समझा देना। हांस कहता है ठीक है मैं समझ गया। रोमन कहता है केविन, मैं जरूर तुमसे मिलने के लिए आऊंगा, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। केविन कहता है जी यंग मास्टर, और सबके लिए आपका थैंक्स। रोमन कहता है मैं अपनी लाइब्रेरी में रहूंगा, तो अगर तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो वहाँ पर आ जाना। हांस और केविन दूसरी तरफ चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं लाइब्रेरी का सीन, जहाँ रोमन एक किताब पढ़ते हुए सोचता है ऑरा नाइट्स, तो ऑरा नाइट्स बनने का रास्ता है ये। अगर तुम्हें ऑरा नाइट बनना है तो तुम्हें अपने ऑरा को मैनिफेस्ट करना आना चाहिए, और अगर तुम मैनिफेस्ट करना सीख जाओगे तो यही वो साइन होता है जिससे पता चलता है कि तुम 1 स्टार ऑरा नाइट बन चुके हो। और अगर तुम्हें बनना है 2 स्टार का ऑरा नाइट, तो तुम्हें वहां तक पहुंचने के लिए कम से कम इतना कैपेबल तो होना ही पड़ेगा कि तुम अपने ऑरा का यूज करते हुए स्टील तक को कट कर दो। और फिर ऑरा की इंटेंसिटी और स्ट्रेंथ वो डिटरमाइन करते हैं तुम्हारे रैंक को। एक बार अगर तुम बन जाते हो 3rd स्टार ऑरा का नाइट, तो तुम नॉर्मल भीड़ से काफी अलग हो जाते हो और तुम्हें मिलती है एक स्पेशल ट्रीटमेंट, वो भी पूरे के पूरे किंगडम में। और पूरे सैलामेंडर कॉन्टिनेंट में 6 स्टार का नाइट एग्जिस्ट करते हैं, बट अगर बात की जाए 7 स्टार रैंक के ऑरा नाइट की, तो उनकी तो बस कहानियां ही सुनने को मिलती हैं। इवन टॉप 10 रैंक के नाइट्स में भी सभी के सभी नाइट्स 6 स्टार रैंक पर नहीं है। 6 स्टार के नाइट्स और उनकी रैंकिंग्स, और क्योंकि वैसे भी मैंने कंफर्म कर लिया कि एक 2 स्टार का नाइट कितना स्ट्रॉन्ग होता है, वो भी क्रिस के थ्रू, तो इवन जोनाथन जो कि 3 स्टार का है, वो अगर हमारे वर्ल्ड के कंपैरिजन में बात किया तो सिर्फ इतना ही पावरफुल होगा कि उसे एक 2nd क्लास का फाइटर बोला जा सके। और अगर बात की जाए एक 6 स्टार रैंक के ऑरा नाइट की, तो वो ऐसे होते हैं जो कि ह्यूमन की कैपेबिलिटी से भी आगे बढ़ जाते हैं। वो जिन फ्लेम्स को अपने ब्लेड्स के थ्रू प्रोड्यूस करते हैं, उनकी रेंज कई मीटर्स होती है और उनका इम्पैक्ट भी काफी ज्यादा होता है। अभी तक सिर्फ 12 ही लोग हुए हैं जो कि 6 स्टार रैंक तक पहुंच पाए हैं, और उन सभी को इस पूरे के पूरे किंगडम में बहुत ही स्पेशल ट्रीटमेंट मिलती है, जैसे वो कोई रॉयल मेंबर हो, भले ही वहाँ पर पहुँचने से पहले वो कुछ भी रहे हो, चाहे माइनर्स, चाहे नीची जात के, चाहे कुछ भी। और उन्हें कहा जाता है द 12 ब्लेड्स ऑफ द कॉन्टिनेंट। रोमन सोचता है मुझे यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके अकॉर्डिंग तो ये लोग काफी स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, और अगर तथ्यों की बात की जाए तो ये लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, वो भी KI का यूज करते हुए, या इनके वर्ल्ड की बात की जाए तो माना का यूज करते हुए, और वो ये लोग इनएफिशिएंट वे में यूज नहीं कर पाते, तो इसका मतलब कि वो काफी टैलेंटेड रहे होंगे। और फिर दूसरी तरफ आते हैं मैजिशियंस, जैसे कि आर्कमेज। इंडिविजुअल्स जो कि 7 सर्कल रैंक तक पहुंच जाते हैं उन्हें कहा जाता है आर्कमेज। ये वो बींग्स होते हैं जिन्हें आधा इंसान और आधा भगवान माना जाता है। उनकी एक सिंगल स्पेल की वजह से भी ये जमीन थर थर कांपने पर मजबूर हो जाती है। और अगर बात की जाए खतरे की, तो ये 6 स्टार ऑरा नाइट से काफी खतरनाक होते हैं। तो यहाँ पर एग्जिस्ट करती है मैजिक एबिलिटीज, जो कि मेरे वर्ल्ड मरीन में एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो अब मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे नहीं पता कि मैं इन बींग्स को कब फेस करने वाला हूँ, बट मुझे लगता है कि इसके चांसेस तभी बढ़ेंगे जब मेरे पिता रोमेरो दिमित्री कुछ रिस्की काम कर दें। और अगर तथ्यों की बात की जाए तो मुझे ये नहीं पता कि क्या होने वाला है और क्या खतरनाक है। हाउएवर मैं कोई ऐसा नहीं हूँ जो कि एक जगह पर रुकने के लिए बना हो, तो मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस होना होगा और मेक श्योर करना होगा कि मैं वो जिंदगी जी सकूं जिससे मुझे थोड़ी संतुष्टि मिले। ये काफी एक्साइटिंग होने वाला है। सीन शिफ्ट होता हम देखते हैं घर को, जिसके सामने खड़े होते हैं रोमन और हांस। रोमन कहता है ये जगह किस लिए यूज की जाती थी। हांस कहता है ये एक वर्कशॉप था जिसमें आपके पिता पहले काम करते थे। उन्होंने इसका ख्याल रखा है कि यहाँ पर आउटसाइडर्स ना आ सके, इवन हवा भी अंदर ना जा सके। रोमन कहता है ये जगह ट्रेनिंग के लिए काफी परफेक्ट है। हांस, मैं यहाँ पर 1 हफ्ते तक रहने वाला हूँ। मुझे ना ही खाने की जरूरत है और ना ही किसी और चीज की, बट हाँ किसी को अंदर मत आने देना। ध्यान रहना जब तक हमारे लोग खतरे में ना आए, मेरा मतलब बहुत खतरे में ना आए, तब तक किसी को भी ये मत कहना कि मुझ तक पहुँचे और ना ही खुद आना। इसी के साथ रोमन चला जाता है अंदर और सोचता है लगता है हांस ने इन्हें यहाँ पर रखा है। वैसे मैं इसके इरादे को अप्रिशिएट करता हूँ, बट इससे मेरा की का फ्लो काफी इरेटिक हो जाएगा। इसी के साथ रोमन उस जगह को साफ कर देता है और फोकस करना शुरू कर देता है और सोचता है अभी तक मैंने बहुत ही कम माना को बिल्ड किया है, तो अगर मुझे अपने हेवनली डेमन मैजिशियन की टेक्निक परफेक्टली यूज करनी है तो मुझे अभी स्टार्ट करना होगा पहला स्टेप। इसी के साथ रोमन कहता है हेवनली डेमन मैजिशियन फर्स्ट स्टेप ह्यूमन। उसके आप बोलते उसके पास से काफी ऑरा रिलीज होने लगता है। रोमन सोचता है मुझे अपने शरीर में मौजूद सभी अशुद्धियों को बाहर निकालना होगा। माना जो कि पूरे बॉडी में फ्लो
करना चाहिए वो रुक चुका है। मैंने जितना सोचा था ये बॉडी उससे भी ज्यादा इम्प्योरिटी से भरी पड़ी है। हाउएवर मैंने पहले से ही प्रेडिक्ट कर लिया था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है, तो इसीलिए मुझे कम से कम माना की जरूरत पड़ेगी पहले स्टेप को कंप्लीट करने के लिए, ताकि मैं अपनी पहली वाली ओरिजिनल स्ट्रेंथ को पा सकूं। और क्योंकि मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी जिंदगी जीऊंगा, तो मुझे इतनी पावर चाहिए कि मैं अपनी जिंदगी को प्रोटेक्ट कर सकूं। इसी के साथ वो एंटर कर देता है अपने स्टेज ऑफ ह्यूमन में और कहता है ये तो बस शुरुआत है। हम देखते हैं एक हफ्ते बाद का सीन, जहाँ लॉरेंस और फ्लोरा आए हुए होते हैं दिमित्रीज के पास। वह उनके सामने वाला बंदा कहता है प्लीज थोड़ा वेट कीजिए, मैं चाय और नाश्ते के साथ आता हूँ। लॉरेंस कहता है रोमन कहाँ पर है? वो बंदा कहता है यंग मास्टर को कुछ काम है। इसी के साथ वो वहाँ से चला जाता है। लॉरेंस कहता है भले ही मैंने ये डिसाइड किया कि मैं यहाँ पर आऊंगा, बट इससे क्लियरली पता चल रहा है कि वो यहाँ पर हमें नहीं चाहते। देखकर लगता है कि हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। फ्लोरा बैठ जाओ। लॉरेंस कहता है हम यहाँ पर आए हैं अपनी उस गलती को स्वीकारने के लिए जो हमने की है, तो इसलिए थोड़ा सतर्क रहना। फ्लोरा कहती है मैं समझ गई। इसी के साथ फ्लोरा सोचने लगती है वो मोमेंट जब उसने अपने पिता को बताया था कि सगाई टूट चुकी है। फ्लोरा कहती है मैं पिछली बार ही आपको बताना चाहती थी, बट मुझे आपके ऑर्डर्स को भी फॉलो करना था और मैंने काफी कोशिश की खुद को समझाने की, बट मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसे किसी बंदे से शादी कर पाऊंगी। लॉरेंस कहता है फ्लोरा मुझे सच में लगा था कि तुम एक समझदार बच्ची हो, मुझे ऐसा कभी भी नहीं लगा था तुम ऐसा कुछ करोगी। तुम्हें अभी ये नहीं पता कि आखिरकार हमारी टेरिटरी के साथ हो क्या रहा है। बार्को फैमिली ने बहुत ज्यादा लोन लिया है, क्या तुम्हें पता इसका मतलब क्या है? उनके पास अब जो करने को बचा है वो सिर्फ यही है कि वो युद्ध के लिए तैयार हुए। दिमित्री के साथ अरेंज मैरिज करना काफी जरूरी डिसीजन था, वही है जो हमें बार्कोस के खिलाफ डिफेंड कर सकते हैं, बट तुम्हारी वजह से ये सब क्या हो गया? फ्लोरा कहती है लॉरेंस कमजोर नहीं है, क्या अभी भी हमारे पास कोई चांस नहीं है? क्या हम विदाउट दिमित्री फैमिली के कुछ नहीं कर सकते? लॉरेंस कहता है अगर बात होती सिर्फ बार्को फैमिली की तो हमें ऐसा करने की जरूरत पड़ती नहीं, बट असल बात तो यह है कि उनके साथ सेंट्रल गवर्नमेंट भी है और उन्होंने इस बात का अप्रूवल भी दे दिया कि वो डॉक्यूमेंट्स सही है। और अगर तथ्यों की बात की जाए तो उन्होंने बिना कुछ मांगे ही बार्को फैमिली को उधार दे दिया, तो इसका बस एक ही मतलब होता है कि बाकी सभी फैमिलीज भी हमें खत्म करना चाहती हैं। और क्योंकि उन्हें पता है कि बार्कोस के पास है एक वैलिड रीजन, तो इसीलिए वो हमें खत्म करने के लिए कुछ भी करेंगे। हमारी जमीन, हमारा ऑनर और इवन तुम्हारे साथ भी वो कुछ ऐसा बुरा कर सकते हैं जो तुम सोच नहीं सकती। इसी के साथ फ्लोरा अपनी यादों से बाहर आती है और सोचती है भले ही मुझे ये पता है कि हमारी टेरिटरी इस वक्त कैसे हालातों से जूझ रही है और मेरे पिता इस वक्त इस डिसीजन को लेने के बाद क्या सोच रहे हैं, भले ही मुझे सब कुछ पता था, बट फिर भी मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने मतलब के लिए सब कुछ इग्नोर करूंगी। एक मिनट फ्लोरा, तू ऐसा कैसे सोच सकती है? अगर तूने ऐसा कुछ किया तो लॉरेंस खत्म हो जाएंगे। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता और हम देखते हैं हांस को, जो कहता है अब मुझे क्या करना चाहिए, आखिरकार यंग मास्टर बाहर कब आएंगे? लॉरेंस और उनकी बेटी सुबह से वेट कर रहे हैं और यहाँ पर ऑलरेडी शाम होने वाली है। वो लोग काफी उत्सुक लग रहे हैं, बट देखकर लगता है कि मैं कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि यंग मास्टर ने यही कहा था कि किसी को भी अंदर ना आने दिया जाए, भले ही वो मैं ही क्यों ना हूँ। नहीं, मुझे जाना चाहिए। एक मिनट, क्या कर रहा हूँ मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। बट तभी गेट ओपन होता है और हांस कहता है यंग मास्टर आप वापस आ चुके हैं। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं लॉरेंस को। लॉरेंस सोचता है मुझे पहले से ही पता था कि ऐसा ही कुछ होगा, क्योंकि ये सब कुछ हो रहा है सिर्फ और सिर्फ फ्लोरा की गलती की वजह से। बट अगर लॉरेंस को सरवाइव करना है तो ये शादी करनी ही होगी, बट फिर भी ये सही नहीं है। इसी के साथ लॉरेंस उठता है और वहाँ से जाते हुए कहता है मैं जा रहा हूँ और मैं खुद ही दिमित्री को ढूंढ लूंगा। इधर हम देखते हैं कि रोमेरो कुछ लिख रहा होता है, बट तभी वहाँ पर पहुँच जाता है लॉरेंस और चीखते हुए कहता है बैरोन दिमित्री, आखिर तुम कर क्या रहे हो? तुम्हारे मेहमान इतने समय से वेट कर रहे हैं। अगर तुम्हें ऐसा ही करना था तो हमें बस बोल देते और हम वापस चले जाते। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि दिमित्री हमारे साथ कुछ ऐसा करेंगे। रोमेरो थोड़ा सोचने के बाद कहता है मैं समझता हूँ कि तुम क्या कहना चाहते हो, बट क्या तुमने अपॉइंटमेंट ली ताकि तुम मुझसे मिल सको? लॉरेंस कहता है मुझे पता है कि मैंने डिसाइड किया कि मैं बिना किसी अपॉइंटमेंट के ही तुमसे मिलने आऊंगा, बट हमने पहले ही बता दिया था, लगभग एक हफ्ते पहले ही, और हमारे पास कोई चॉइस भी नहीं थी, क्योंकि हमने जितनी भी रिक्वेस्ट की सबकी सब डिक्लाइन हो रही थी और हमें ये भी नहीं बताया जा रहा था कि वो डिक्लाइन क्यों हो रही थी। तो जब हमें अपॉइंटमेंट नहीं मिला तो हमें ऐसे ही आना पड़ा। अगर सच में तुमने ही इन सभी रिक्वेस्ट को डिक्लाइन किया है तो हम इतना ऑफेंड नहीं होते, पर ऐसा तो बढ़ता भी। रोमेरो कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये मुमकिन है कि मैं किसी की रिक्वेस्ट को डिक्लाइन कर सकूं, वो भी लॉरेंस के लॉर्ड को? हाउएवर, क्या तुम बस इतना ही कहना चाहते हो? क्या तुम यहाँ पर बस यही बताने के लिए आए हो कि तुम गुस्सा हो क्योंकि तुम्हें आधा दिन तक इंतजार करना पड़ा? जिस दिन फ्लोरा यहाँ पर आई थी, रोमन ने भी अपने स्टेशन को शेयर किया और उसने बताया कि उसे ये सगाई तोड़नी है। ऑल्दो मेरे पास कोई दूसरी चॉइस नहीं थी, इसीलिए मैंने उसे डांटा। इवन अगर कोई छोटा सा बच्चा होता तो वो भी यही करता, क्योंकि वहाँ पर रोमन गलत था। बट बाद में मुझे कुछ तथ्यों के जरिए पता चला कि ये सगाई तोड़ने का असली कारण थी फ्लोरा लॉरेंस। इवन दो भले मुझे ये पता चला, बट मेरे पास कोई क्लू था नहीं, इसीलिए मैंने उससे सवाल पूछा और जब उसने मुझे सब कुछ बताया तो मैंने उसकी सभी बातों को इग्नोर किया और मुंह बंद करके उसकी सभी बातें सुनी। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर विक्टिम्स हम हैं, जिन्हें ना चाहते हुए भी शादी करनी पड़ रही है, और जो शादी
करना चाहता है वो है लॉरेंसिस। और फिर भी तुम कहते हो कि तुम्हारा गुस्सा जायज है क्योंकि तुम्हें आधे दिन तक वेट करना पड़ा, इवन तो तुम्हें ये क्लियरली पता चल रहा होगा कि हम तुमसे मिलना नहीं चाहते थे। और वैसे भी इस केस में ऑब्वियसली सबसे बड़ी गलती तुम्हारी है, और फिर भी तुमने डिसाइड किया कि तुम यहाँ पर आओगे और इसके बारे में मुझसे कंप्लेन करोगे। रोमेरो के इतना सब कहने के बाद वहाँ पर बिल्कुल शांति का माहौल हो जाता है। बट देन रोमेरो थोड़ा शांत होते हुए कहता है, लगभग 1 महीने पहले हमें कांटेक्ट हुआ था सीधे बार्को फैमिली के द्वारा। हमें आया था ऑफर मैरिज का, बट हमने उस मैरिज के ऑफर को डिक्लाइन कर दिया ताकि हम लॉरेंस के साथ रह सकें। अगर हमने उनके कॉन्टैक्ट को एक्सेप्ट कर लिया होता तो हमें एक चांस मिलता कि हम सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट से अपना कॉन्टैक्ट बना पाते और हमें लॉरेंस टेरिटरी का भी एक हिस्सा मिलता। बट फिर भी मैंने बार्कोस के ऑफर को ठुकरा दिया। क्या तुम्हें पता है कि मैंने क्यों उसके ऑफर को ठुकराया? लॉरेंस कहता है, क्यों ठुकराया उसके ऑफर को? ऑब्वियसली अगर तुम्हारे नजरिए से देखा जाए तो उस ऑफर को ठुकराने के बाद तुम्हारा काफी घाटा होता। रोमेरो कहता है, इसका रीजन बहुत ही सिंपल है। मैंने वो ऑफर इसलिए ठुकराया क्योंकि हमारे पास पहले से इतनी पावर है, हमें बार्कोस या किसी सेंट्रल गवर्नमेंट की जरूरत नहीं है। तो इसलिए मैंने कुछ ऐसा चूज किया जो मुझे पसंद हो। और तब मैंने तय किया कि अपने बड़े बेटे की शादी करूंगा मैं फ्लोरा लॉरेंस के साथ। और क्लियरली इसकी वजह से बार्कोस हमारे दुश्मन हो गए, और अगर ये शादी हो जाती है तो अब हमें युद्ध में उतरना होगा, वो भी बार्कोस के ही खिलाफ। लॉरेंस सोचता है, ये मेरी ही गलती थी, मुझे थोड़ा शांत रहना चाहिए। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी क्योंकि मैं गुस्सा हुआ। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? इधर रोमेरो कहता है, फ्लोरा लॉरेंस, लॉरेंस की फूल और रोमन दिमित्री, दिमित्री का गधा। मुझे पता है कि ये बहुत ही कमाल की जोड़ी नहीं है, बट फिर भी तुम्हें इतना तो पता ही होगा कि आखिरकार दिमित्री परिवार है क्या। एक बार अगर रोमन के नाम के पीछे दिमित्री नाम लग जाता है तो उसकी वैल्यू ऐसे ही काफी बढ़ जाती है। और अगर एक दूसरे नजरिए से भी बात की जाए तो मैरिज तुम ही करना चाहते थे, वो हम नहीं थे। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? रोमेरो की ये सब बातें सुनने के बाद फ्लोरा को भी काफी बुरा लगने लगता है। फ्लोरा सोचती है, जब मैं छोटी थी अभी भी मुझे याद है कि मैं एक एकेडमी में पढ़ती थी। उस एकेडमी में रॉयल फैमिलीज के बच्चे पढ़ा करते थे और अपने अच्छे खासे रिश्ते और ज्ञान को बढ़ाया करते थे। बट वहीं पर एक और फैमिली थी जो कि इतनी छोटी थी कि उनके अस्तित्व पर भी सवाल उठाया जा सकता है। एक फैमिली जिसका अब सिर्फ नाम ही जिंदा था, और उस फैमिली का नाम था जोएल फैमिली। हम सभी बच्चों की एक ऐसी दुनिया जहाँ पर हर बच्चा सोचता था कि उसका जन्म हुआ एक बहुत ही महान उद्देश्य के लिए, पर जोएल उसमें एक्सेप्शन था। और एक दिन जोएल से एक बहुत ही छोटी सी गलती हो गई जिसकी वजह से बाकी फैमिलीज के बच्चों को तो कुछ नहीं हुआ, बट अगर बात की जाए जोएल की तो उसे मिली कमेटी के द्वारा सजा। मैंने उस वक्त देखा कि कमेटी जोएल को डांट रही थी, वो भी उसकी गलती के लिए। बट उसकी गलती के लिए माफी मांग रहा था कोई व्यक्ति जो कि उसका पिता था। उसने माफी मांगी और रिक्वेस्ट की कि उसके बच्चे को पढ़ाया जाए, बट तब भी मैं सिर्फ पीछे से खड़ी होकर देख ही रही थी। और तब सिर्फ मेरे दिमाग में एक ही ख्याल था कि ये तो बहुत ही दुख की बात है। ये वही मेरा ख्याल था जो उस वक्त मैंने सोचा था। और अब एक बार के लिए सोचा जाए तो ये सुनने में काफी फनी लग रहा है। लॉरेंस कहता है, मैं हूँ लॉरेंस फैमिली का हेड, इसलिए अब मेरे पास कुछ और बचा नहीं है कहने के लिए। फ्लोरा सोचती है, अब यहाँ पर कौन सिंपैथेटिक हो रहा है? लॉरेंस कहता है, ये सब मेरी बेटी सोच रही थी और उससे एक हो गई गलती। वही फ्लोरा सोचती है, जोएल उस वक्त कमजोर था और आज लॉरेंस की हालत भी वैसी ही है। इधर लॉरेंस कहता है, मुझे पहले ही आपसे माफी मांग लेनी चाहिए थी, मैं उस वक्त काफी गुस्से में था और समझ नहीं पाया, तो इसलिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझे लगता है कि मेरी ये गलती तो कम से कम माफी हो सकती है। वही फ्लोरा कहती है, बैरोन दिमित्री, मैं भी आपसे माफी मांगती हूँ। बट तभी उन्हें बाहर से आवाज आती है, माय लॉर्ड, यंग मास्टर आ चुके हैं। और जब तीनों के तीनों यंग मास्टर यानी कि रोमन को देखते हैं तो फ्लोरा तो ये देखने के बाद हैरान ही रह जाती है, क्योंकि रोमन जब अपने 1 हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद से लौटता है तो वो पूरी तरह से बदल चुका होता है। उसका लुक, उसका स्ट्रक्चर, ऑलमोस्ट सब कुछ। रोमन कहता है, पिताजी मैं यहाँ पर आपसे मिलने के लिए आया हूँ। रोमेरो कहता है, क्या तुम्हारी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई? रोमन कहता है, जी हाँ। तो चलिए अब बात करते हैं कि आगे क्या होगा। रोमेरो कहता है, लॉरेंस फैमिली यहाँ पर आई है अरेंज मैरिज में हुए इशू को रिजोल्व करने के लिए, और क्योंकि ये सब कुछ स्टार्ट हुआ था तुम्हारे ही डिसीजन की वजह से, तो अंत में तुम्हारा जो भी डिसीजन होगा मैं उसे ही फॉलो करूंगा और मैं अपने एक पिता का कर्तव्य भी निभाऊंगा। रोमन कहता है, मैं समझता हूँ आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे पता है कि हम दोनों परिवारों के मिलने के बाद आगे क्या होगा। एक ऐसी सिचुएशन जहाँ बार्को फैमिली डरा रही हो लॉरेंस फैमिली को, अगर उसका नाम जुड़ जाए दिमित्री फैमिली से तो डेफिनेटली लॉरेंस फैमिली सरवाइव कर जाएगी। रोमेरो कहता है, तो मतलब तुम चाहते हो कि मैरिज हो? रोमन कहता है, उसी वक्त मैंने सोचा था कि अपना डिसीजन नहीं बदलूंगा, बट फिर जब मैं पहली बार फ्लोरा से मिला तो मुझे उसके असली ख्यालात पता चले कि वो इस अरेंज मैरिज के बारे में क्या सोचती है, और तब मेरे ख्याल भी बदल गए। उन्होंने जरूर सुना होगा कि दिमित्री परिवार का सबसे बड़ा बेटा एक गधे के रूप में देखा जाता है, और उसे यही लगा होगा कि वो किसी ऐसे व्यक्ति से शादी नहीं कर सकती। और उन्हीं रूमर्स को सुनने के बाद उसने ये फैसला लिया कि ये शादी तोड़ दी जाएगी। मुझे नहीं पता कि रोमन दिमित्री को कितने लोग जज करेंगे, बट मैं कम से कम इतना तो उम्मीद कर ही रहा था कि मैं जिसके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने वाला हूँ वो तो मुझे ऐसे बेसिस पे जज नहीं करेगी। और इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि जो बदलाव किए गए हैं वो वैसे के वैसे ही रहें। और
और ये होने वाली शादी तोड़ दी जाए। रोमन की ये सभी बातें सुनने के बाद लॉरेंस सोचता है सब कुछ खत्म हो गया, अरेंज मैरिज आखिरकार टूट ही गई। और क्योंकि यहाँ से अरेंज मैरिज टूट चुकी है तो इसका मतलब तो ये क्लियर है कि कोई और परिवार हमारे साथ जुड़ना नहीं चाहेगा। तो अब लॉरेंस फैमिली के पास जितना है उन्हें उसी का यूज करते हुए इस प्रॉब्लम को फेस करना होगा। नहीं, अगर दिमित्री और बारको ने डिसाइड किया कि वो दोनों एक हो जाएंगे तो फिर तो हमें इनके खिलाफ लड़ने का कोई मौका भी नहीं मिलेगा। तो शायद ये करने के बाद कम से कम ये होने से तो हम रोक ही ले। इसी के साथ लॉरेंस कहता है पिछले दिनों जो भी हुआ उन सब में गलतियां हैं लॉरेंस की, और मुझे उम्मीद है कि इस बात का दिमित्री फैमिली बुरा नहीं मानेगी, बट हम इसके लिए पैसे चुकाने के लिए भी तैयार हैं। ऑल्दो अगर बात की जाए पैसे की तो मुझे नहीं लगता कि जिसके पास लोहे की खदान हो उसके लिए पैसे मैटर करते हैं, बट मैं सोच रहा हूँ कि कम से कम इससे हमारी माफी तो स्वीकार हो ही जाएगी। रोमेरो कहता है ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, और हाँ पब्लिकली ये अनाउंस कर दो कि रोमन दिमित्री और फ्लोरा लॉरेंस की शादी टूट चुकी है, वो भी कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से। और अगर ऐसा होता है तो दिमित्री और बारकोर को एक साथ काम करने के लिए कोई रीजन भी नहीं मिलेगा। लॉरेंस थैंक्स बोलता है एंड देन वहाँ से चला जाता है, बट जाते हुए उसकी नजर पड़ती है अगेन रोमन दिमित्री पर, और वो सोचता है अगर मुझे पहले से ही सच का पता होता तो मैं और भी ज्यादा केयरफुल होता और फ्लोरा को ऐसी गलती करने से रोक लेता। तो एक तरह से देखा जाए तो मैंने भी काफी बड़ी गलती कर दी जो मैं रोमन को नहीं पहचान पाया। इधर रोमेरो कहता है बेटा आखिर तुम्हें एक हफ्ते में हो क्या गया। रोमन सोचता है इन एक हफ्तों तक मैं उस घर के ही अंदर था, तब मैं अपनी बॉडी को ट्रेन कर रहा था, और ट्रेन करते वक्त मैं यही कर रहा था कि मैं अपनी बॉडी को इतना ट्रेन कर लूं कि उसके अंदर मौजूद सारी की सारी इम्प्योरिटीज निकल जाएं और कम से कम मैं ह्यूमन लेवल पर तो आ ही जाऊं। और जब मैं ह्यूमन लेवल या तो फिर कहें कि स्टेज पर आया तो मैंने कुछ स्टेप्स को परफॉर्म किया जिससे मैं वो शरीर तैयार कर सकूं हेवनली डेमन मैजिशियन का। ऑल्दो मरीम के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो वो शरीर इतना स्ट्रॉन्ग कंसीडर नहीं किया जाता। देन मैंने इस प्रकृति में मौजूद माना को काफी अच्छे खासे लेवल तक एब्जॉर्ब किया, एंड देन जब मेरी बॉडी में मौजूद इम्प्योरिटीज काफी क्रिटिकल हो गई तब मैंने अपनी तैयार की फाउंडेशन ऑफ बॉडी को, और उसी का इफेक्ट है ये, जिसकी वजह से मेरा फिजिकल अपीयरेंस काफी हद तक चेंज हो गया। और यही उस बात का प्रूफ है कि मैं बिल्कुल ही अलग व्यक्ति बन चुका हूँ। और क्योंकि इसे एक्सप्लेन करना काफी मुश्किल है इसीलिए रोमन कहता है ट्रेनिंग करते वक्त मुझे कुछ चीजों का पता चला, और तो मुझे ज्यादा डिटेल्स नहीं पता थी, बट मुझे इतना क्लियरली लगता है कि मेरे बॉडी के अंदर माना सर्कुलेट करना स्टार्ट हो चुका था। रोमन कहता है क्या तुमने अभी कहा माना सर्कुलेशन? एक ऐसी घटना जिसमें प्रकृति से माना लेकर अपने बॉडी में सर्कुलेट किया जाए ताकि फिजिकल कैपेबिलिटीज को इम्प्रूव किया जा सके। ये तो कुछ ऐसा है जो कि पूरे के पूरे राज्य में कुछ ही लोग कर पाते हैं। रोमेरो सोचता है अगर एक बार के लिए रोमन को देखा जाए तो उसे दिमित्रीस का फूल कहा जाता था, बट उसने अब जो करके दिखाया है और साथ में उसने ब्लड फैंग के साथ जो किया, ये जिस हिसाब से ग्रो हो रहा है मुझे लगता है कि ये ह्यूमन कॉम्प्रहेंशन के भी बियॉन्ड जाने वाला है। भले ये ह्यूमन कैपेबिलिटीज के बियॉन्ड चला जाए बट फिर भी इससे ये फैक्ट बदलता नहीं है कि ये मेरा बेटा है। रोमेरो कहता है बेटा तुम ये तो जान लो कि आगे जब भी तुम्हें मदद की जरूरत पड़ेगी तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, तो इसीलिए इस बात को भूलना मत कि तुम्हारा असली नाम है रोमन दिमित्री और मैं हूँ रोमेरियो दिमित्री जो हमेशा तुम्हें सपोर्ट करता रहेगा। इधर रोमन अपने पिता के बारे में सोचने लगता है, मतलब कि ह्यूग के पिता के बारे में, जहाँ उसके पिता उसे काफी ट्रेन करते थे, उसे सपोर्ट भी नहीं करते थे, एंड इवन बचपन में ही उन्होंने रोमन को एक गुफा में फेंक दिया था। रोमन सोचता है एक ऐसा पिता जो कि ना ही निर्दयी हो और ना ही बेरहम और अपने बेटे को सपोर्ट भी करता हो, ये इतना बुरा भी नहीं है। रोमन कहता है आपका शुक्रिया पिताजी। इसी के साथ रोमन आ जाता है बाहर, बट बाहर ही उसे मिल जाती है फ्लोरा जो कहती है सच में मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें जज करने में काफी जल्दी कर दी और उसकी वजह से हम दोनों फैमिलीज के बीच में काफी प्रॉब्लम भी क्रिएट हो गई। रोमन कहता है माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है और सोचता है क्योंकि वैसे भी मुझे आगे शादी को कंटिन्यू नहीं करना है तो इसकी कोई खास जरूरत बनती नहीं है। फ्लोरा कहती है मैं समझती हूँ कि तुम गुस्सा क्यों हो, जिसे हम दोनों ही नहीं चाहते थे, बट फिर भी मैंने बिना अच्छे से डिस्कस किए ही तुमसे बोल दिया कि मैं ये शादी नहीं करना चाहती। हाउएवर मैं बस तुमसे यही कहना चाहती हूँ कि क्या अभी भी मेरे लिए कोई चांस है। मतलब अगर तथ्यों की बात की जाए तो मेरे पास एक बहुत ही अच्छा रीजन था जिसकी वजह से मुझे ये शादी कैंसिल करनी पड़ी, और वो थी रॉयल फैमिलीज की नॉर्थ ईस्ट में होने वाली गैदरिंग की वजह से। ये सब कुछ बेसिकली वहीं से स्टार्ट हुआ। एक बार वहाँ पर र्यूमर सुनने को आया था कि मेरी एंगेजमेंट हुई है दिमित्री से, एंड देन वो र्यूमर्स फैलना स्टार्ट हो गए और आगे जाके तो सिचुएशन और भी बदतर हो गई। और फिर मुझे बताया गया कि रोमन दिमित्री वो ड्रग्स को कंज्यूम करता है, ड्रग्स जो कि किसी भी इंसान के सोचने समझने की
क्षमता को खत्म कर देता है और साथ ही उसके भविष्य को भी खत्म कर देता है। मुझे उस वक्त लगा कि तुम्हें इसके बारे में कुछ तो पता होगा ही, ऑल्दो मैंने उनकी सभी बातों पर यकीन नहीं किया, बट एंड ऑफ द डे मैं उनकी बातों को इग्नोर नहीं कर पाई और उसी की वजह से ये शादी। बट तभी रोमन कहता है जो भी हुआ हो, इससे ये बात नहीं बदलती कि हमारा रिलेशनशिप अब खत्म हो चुका है, इसीलिए अब आगे इन सभी बातों की फिक्र करने की तुम्हें जरूरत है नहीं। और इसी के साथ रोमन वहाँ से चला जाता है और फ्लोरा रोमन को देखती रह जाती है। सीन शिफ्ट होता हम देखते हैं कि रात हो चुकी है, जहाँ रोमन और हांस एक जगह पर बैठे हुए होते हैं। रोमन सोचता है तो क्या कहा था उसने, ड्रग्स। मुझे इस पूरी की पूरी बॉडी में ऐसा महसूस ही नहीं हो रहा कि इस बॉडी में ड्रग्स सर्कुलेट कर रही हो या ऐसा कभी हुआ हो। ऑल्दो जब मैं अपनी जिंदगी को खत्म कर रहा था तब मुझे कुछ साइंस मिले थे कि इस बॉडी पर काफी मेडिसिन यूज किए गए, बट वो पूरी तरह से जा चुके हैं क्योंकि मैंने अपनी ट्रेनिंग खत्म कर ली। रोमन कहता है हांस क्या तुमने मुझे कभी ड्रग्स लेते हुए देखा है या ऐसी कोई सिचुएशन जहाँ तुम्हें लग रहा हो कि मैंने ड्रग ले रखा है। ये सुनने के बाद हांस काफी हैरान हो जाता है और कहता है क्या कहा आपने। रोमन कहता है मैं तुम्हारे साथ कोई खेल नहीं खेल रहा हूँ, मैं तो बस तुमसे ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं अपनी पिछली गलतियों को अब सही करना चाहता हूँ और इन सब में मैं अपनी मेमोरीज का यूज करना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि मैं एक दूसरे पर्सपेक्टिव से देखूं, किसी दूसरे व्यक्ति के नजरिए से। हांस कहता है मैंने आपको ड्रग कंज्यूम करते हुए अपनी आंखों से तो नहीं देखा है, बट ऐसा कई बार हुआ है कि मैंने देखा है कि आपके लिए गए एक्शंस काफी ऑड थे। रोमन कहता है और ये कब हुआ था। हांस कहता है लगभग 1 महीना पहले। आप बस सोशल पार्टी से होके वापस ही आए थे, जो कि कोई बड़ी बात नहीं थी, बट जब आप वापस लौटे आप काफी अजीब हालात से जूझ रहे थे और उसके बाद आपको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे आपने अपने जीने की इच्छा ही त्याग दी हो और सिर्फ आप अपने रूम में ही रुके हुए थे। आप हर रात बहुत ज्यादा अल्कोहल वहाँ पर मंगवाते, तो इसीलिए मुझे लगा कि हो सकता है कि आपने पार्टी में कहीं ना कहीं ड्रग कंज्यूम कर लिया हो या आपको कहीं ना कहीं से मिल गई हो। वैसे सच बताऊं तो मुझे लगा नहीं था कि आप ड्रग्स को कंज्यूम करेंगे। बट तभी रोमन को फ्लोरा की बात याद आती है, जहाँ फ्लोरा ने कहा था कि ये सब स्टार्ट हुआ था नॉर्थ ईस्ट में होने वाली रॉयल फैमिलीज की गैदरिंग से। रोमन पूछता है क्या तुम्हें पता है कि उस पार्टी का होस्ट कौन था। हांस कहता है बार्को फैमिली का सबसे बड़ा बेटा और उसका नाम है एंथनी बार्को। रोमन ये सब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद हर कड़ी को जोड़ने लगता है और सोचता है रोमन जिसकी मैरिज प्लान की गई थी लॉरेंस के साथ, उसे एक सोशल पार्टी में बुलवाया जाता है जो कि होस्ट किया जा रहा था बार्कोस के द्वारा, और अचानक उसके मेंटल स्टेट में काफी चेंजेस होने लगे और फिर उसने डिसाइड किया कि वो अपनी ही जिंदगी को खत्म कर देगा। तो अब मैं क्लियरली बता सकता हूँ कि आखिरकार हुआ क्या था। रोमन सोचता है मुझे पहले से ही रोमन की डेथ पर काफी शक था और वो लेटर जो मरते वक्त रोमन ने लिखा था उसमें बस यही क्लियरली मेंशन था कि उसे बैटल में जाना था, जिसकी वजह से वो काफी डर गया और तभी उसने सुसाइड कर लिया। बट फिर भी एक बार के लिए अगर रोमन के नजरिए से देखा जाए तो उसने पहले से ये वादा करके रखा था कि उसे फ्लोरा से शादी करनी है और यहाँ पर कई सारे रास्ते भी थे जिससे वो वॉर में जाना अवॉइड कर सकता था, पर उसने डिसाइड किया कि वो खुद की जान ले लेगा क्योंकि वो वॉर से डर रहा था। नहीं, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। रोमन कहता है हांस क्या तुम्हें लगता है कि एंथनी बार्को और मैं काफी क्लोज थे। हांस कहता है ऐसा कोई भी नहीं है जो कि आपके साथ समय बिताता था, बट अगर हाल फिलहाल की बात की जाए तो आप और बार्को काफी क्लोज थे और ये तभी स्टार्ट हुआ जब आपकी और लॉरेंस की शादी की बात पूरे राज्य में फैलने लगी। रोमन सोचता है एक अरेंज मैरिज डिमित्री और लॉरेंस के बीच में वो बार्कोस के लिए काफी बड़ी प्रॉब्लम बनती क्योंकि उन्हें बस यही करना था कि उन्हें लॉरेंस की प्रॉपर्टी पर अपना हक जमाना था और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका था कि इस मैरिज को ही रोक दिया जाए। तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि रोमन ने अपनी जान क्यों ली। लगता है कि इन सब के पीछे थे बार्कोस, उन्हीं की वजह से रोमन को अपनी जान लेनी पड़ी। इधर हांस कहता है एक्चुअली कुछ दिनों पहले हमें बार्कोस फैमिली की तरफ से एक इनविटेशन मिला था। रोमन कहता है बार्कोस ने हमें इनविटेशन भेजा है। हांस कहता है जी हाँ, और दुर्भाग्यवश ये इनविटेशन तब आया था जब आप ट्रेनिंग कर रहे थे, तो अब मुझे क्या करना चाहिए। रोमन सोचता है कितनी हैरान कर देने वाली बात है। 1 मिनट, नहीं, क्या वो लोग सच में मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। खैर कुछ भी हो, इससे तो मैं काफी ज्यादा परेशान हो रहा हूँ। रोमन पूछता है पार्टी कब है। हांस कहता है आज से एग्जैक्टली 2 हफ्ते बाद। रोमन कहता है तो ठीक है, बार्कोस को बता दो, मैं इस पार्टी को जरूर अटेंड करूंगा। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं सुबह का सीन जहाँ हांस केविन से कहता है यहाँ पर यंग मास्टर आपका वेट कर रहे हैं और हाँ वो काफी बदल चुके हैं, तो उन्हें देखने के बाद ज्यादा सरप्राइज मत होना। केविन कहता है क्या, अच्छा ठीक है मैं समझ गया, और इसी के साथ वो अंदर चला जाता है और कहता है यंग मास्टर क्या आपने मुझे बुलाया था। रोमन कहता है केविन तुम आ गए। इधर केविन सोचता है तो अब मैं समझा कि हांस किस बारे में बात कर रहा था। यंग मास्टर का तो पूरा एटमॉस्फेयर ही चेंज हो चुका है। इधर रोमन कहता है तो बताओ पिछले तुम्हारे दिन कैसे गए। केविन कहता है मैं धीरे धीरे चीजों को समझ रहा था और इन समय मेरी मदद कर रहा था हांस, बट इस पूरे समय मैं यही सोच रहा था कि आखिरकार यहाँ पर मेरा रोल क्या है। वैसे तो मैं पूरी तरह से श्योर नहीं था क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं
यहाँ पर कुछ खास कर सकता हूँ, और मैं ये भी समझता हूँ कि आपने मुझसे कहा था कि मैं अपनी जिंदगी आपको समर्पित कर दूं, बट मुझे बस यही नहीं समझ में आ रहा है कि आखिरकार मेरे जैसा कोई साधारण इंसान कर ही क्या सकता है। क्या ऐसा कुछ है जो मैं कर सकता हूँ? रोमन कहता है, तुम्हारा रोल, जब बात आती है तुम्हारे ऊपर तो मैं तुम्हें एक रोल देता हूँ जिसकी वजह से मैं तुम्हें अपने एक स्वॉर्ड की तरह यूज कर सकूं। हाउएवर किसी का रोल किसी दूसरे के द्वारा डिटरमाइन करना काफी मुश्किल है, तो इसीलिए मैं तुम्हें 3 रास्ते देता हूँ जिनमें से तुम कोई भी चूज कर सकते हो। पहला, अगर तुम खून खराबे की वजह से डर रहे हो तो तुम खुद ही गिव अप कर दो, जिससे मैं तुम्हें एक स्वॉर्ड की तरह यूज नहीं करूंगा बल्कि मैं अपने हाथ और पैर की तरह यूज करूंगा। और ये सब तुम सीख सकते हो हांस के साथ रह के, और पहले ऑप्शन को चूज करने के बाद यही होगा तुम्हारा रोल। और दूसरा ऑप्शन कि तुम मेरे लिए एक स्वॉर्ड की तरह काम करो और मेरी तरफ रहते हुए मुझे प्रोटेक्ट करो। केविन कहता है, पर यंग मास्टर, मैंने आज से पहले कभी भी जिंदगी में किसी स्वॉर्ड को टच नहीं किया है। रोमन कहता है, इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि अगर तुम सेकंड ऑप्शन चूज करते हो तो मैं तुम्हारा यूज डिसाइड करूंगा अपने मेथड्स का यूज करते हुए, और जिसमें तुम्हें काफी दर्द भी होगा। रोमन सोचता है, लिम्ब क्रशिंग, ये एक ऐसा मेथड है जिससे तुम्हें बहुत बहुत ज्यादा दर्द होगा, तुम्हारी मसल्स और तुम्हारी बोन्स टूट जाएंगी, बट इसके बाद जब तुम बदलोगे तो वो तुम्हारा एक अलग ही रूप होगा। रोमन कहता है, और तीसरा ऑप्शन कि तुम ये स्वॉर्ड पकड़ो और अपना हाथ काट दो, क्योंकि अगर तुम किसी ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पर तुम खुद को दर्द पहुँचा सकते हो और उस दर्द को अंत तक बर्दाश्त भी करो तो तुम बहुत ही तेजी से स्ट्रॉन्ग भी बन सकते हो। रोमन सोचता है, इवन मेरा मतलब ह्यूग का जो साथी था मैट डीमन, वो भी पहले सड़कों पर ही घूमा करता था, पर उसे भी 4 MLA किंग्स बनने के लिए ही अपने विल का यूज करना पड़ा। तो चलो अब तुम्हें देखते हैं कि तुम क्या करते हो। रोमन कहता है, तुम कुछ भी चुनो, बट मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी बेकार नहीं जाएगी, उसे मैं किसी न किसी यूज में तो ला ही दूंगा। तुम्हें बस ये चुनना है कि तुम आखिरकार यूज कैसे होना चाहते हो। केविन सोचता है, दिमित्री कैसल के बाहर एक बहुत ही पुराने घर में जो कि कभी भी टूट सकता था, वहाँ पर हुआ मेरा जन्म। जब मैं छोटा था तब मुझे सरवाइव करने के लिए काफी काम पड़ना पड़ा, और थैंक्स टू मेरे पेरेंट्स, उनकी वजह से मुझे समझ में आया कि काम को किया कैसे जाता है। बट फिर भी मेरी जिंदगी बिल्कुल नहीं बदली, वो पहले जैसी ही थी। मैं कितनी भी मेहनत करता बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा कोई ना कोई आ ही जाता जो कि मेरी उस मेहनत के फल को छीन लेता, और मेरी वो जिंदगी थी कमजोर वाली। इसीलिए मैंने जो देखा मैं उसे कभी भूल ही नहीं पाता। इतनी ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ, तो मुझे क्या करना है, अपने हाथ को काटना है। मुझे नहीं पता कि इससे क्या होगा, बट जब तक मैं ऐसा करने के बाद स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ मैं कुछ भी करूंगा जो मुझे यंग मास्टर करने के लिए कहेंगे। अगर मुझे उस जिंदगी से छुटकारा मिल जाता है जिसने मेरा सब कुछ छीन लिया तो मैं ये करूंगा। इसी के साथ केविन अपने हाथ को कट करने के लिए अपने स्वॉर्ड को ऊपर उठाता है, और सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं क्रिस को जो सोचता है, फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मैं नाइट्स को छोड़ दूंगा और यंग मास्टर का ही पीछा करूंगा, या तो फिर कहें कि उन्हीं के नक्शे कदम पर चलूंगा। बट अचानक से उन्होंने डिसाइड किया कि वो 1 हफ्ते तक ट्रेनिंग करेंगे। क्रिस कहता है, हांस, मैंने सुना है कि यंग मास्टर वापस आ चुके हैं, क्या तुम बता सकते हो कि वो इस वक्त कहाँ पर है? हांस कहता है, इस वक्त यंग मास्टर केविन के साथ बात कर रहे हैं और उन्होंने मुझसे कहा है कि जब तक उनकी बात चल रही है तब तक किसी को भी अंदर ना आने दे। क्रिस कहता है, केविन, आखिर ये कौन है? इधर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं केविन को जिसने इस वक्त अपना हाथ काट दिया है, और जैसे उसका हाथ कट के गिरता है जमीन पर, केविन को अचानक से चक्कर आना स्टार्ट हो जाता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर हम काफी समय बाद का सीन देखते हैं जहाँ हांस कहता है, आखिर आपको चोट कैसे लगी और कब लगी, क्योंकि इस स्वॉर्ड पे तो काफी ब्लड लगा हुआ है। रोमन कहता है, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, क्योंकि वो मेरा खून नहीं है। रोमन सोचता है, वो मोमेंट जिस वक्त केविन अपने हाथ को कट करने वाला था, मैंने उसी वक्त उसे एक इल्यूजन में फंसा दिया जिसे कहा जाता है चार्म ऑफ द डेमन इल्यूजन, और जब तक उस इल्यूजन में डालने के बाद मैं उसका टेस्ट ले रहा था तब तक हो चुकी थी काफी देर। केविन ने ऑलरेडी अपने हाथ को कट कर लिया था, बट अच्छी बात तो यह है कि उसने अपने पूरे हाथ को कट नहीं किया। वो बच्चा, आखिर उसने ऐसा किया कैसे? मेरी कास्ट की गई स्पेल अगर हल्की सी भी वीक होती तो वो तो अपने पूरे हाथ को ही काट डालता। अभी पार्टी में जाने के लिए 2 हफ्ते बचे हैं और वॉर में जाने के लिए 6 महीने। अभी तो उन दोनों को बहुत कुछ सिखाना है। लगता है कि आगे आने वाला समय में मैं काफी बिजी रहने वाला हूँ। सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं अगले दिन का सीन, जहाँ इस वक्त रोमन केविन को ट्रेनिंग दे रहा होता है। रोमन कहता है, मैं जो माना इनहेंसमेंट टेक्निक तुम्हें सिखाने वाला हूँ वो काफी डेंजरस है। केविन कहता है, क्या आप सच में मुझे सिखाने वाले हैं, वो भी एक माना इनहेंसमेंट टेक्निक? रोमन सोचता है, ये कोई आम टेक्निक नहीं है, ये एक ऐसी टेक्निक थी जो कि मैट डेमन यूज करता था, एक एंसेंट मार्शल टेक्निक जो कि छुपाई गई थी हाउसेस की ट्रेजरी में, जिसे कहा जाता है सोल स्पिरिट गॉड टेक्निक। एक ऐसी खतरनाक टेक्निक जो कि सीधे यूजर के स्पिरिट को ही खा सकती है, जिसमें यूजर को काफी दर्द भी होता है बट इससे वो अपनी पावर्स को भी दिखा सकता है। इवन भले ही यूजर के पैर तक भी कट चुके हो बट फिर भी वो अपने स्पिरिट को नहीं खो सकता। इस टेक्निक की वजह से मैट डीमन मेरे लिए काफी यूजफुल था और उसने इस टेक्निक को मास्टर किया था काफी पेन से गुजरने के बाद। तो अगर ये लड़का इतना दर्द
सह सकता है कि ये अपना हाथ खुद ही काट दे, तो मुझे यकीन है कि ये इस टेक्निक को मास्टर कर ही लेगा। रोमन कहता है ये टेक्निक जैसे स्ट्रॉन्ग होती जाएगी तुम्हें उतना ज्यादा दर्द बढ़ता जाएगा, और इन सब के बावजूद यहाँ पर एक और रीजन है जिसकी वजह से मैं तुम्हें ये टेक्निक सिखा रहा हूँ, और वो रीजन ये है कि ये सबसे फास्टेस्ट वे है किसी टीनेजर को सिखाने का जिसे अभी ये भी ना पता हो कि आखिरकार बेसिक्स ऑफ माना होता क्या है। और अगर तुम इस टेक्निक को मास्टर कर लो तो तुम्हारे पास इतनी स्ट्रेंथ रहेगी कि तुम अपने लोगों को प्रोटेक्ट कर सकते हो। ये सब सुनने के बाद केविन काफी खुश होने लगता है और सोचता है इन्होंने मुझे बचाया, ब्लड फैंग को खत्म किया और अब ये मुझे एक टेक्निक भी सिखा रहे हैं। केविन कहता है यंग मास्टर, मैं आपको ये बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश नसीब हूँ, आपने जो मेरे लिए किया है वो कोई नहीं करता। वैसे क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आखिरकार आप मुझ पर इतना भरोसा क्यों करते हैं? मैंने कसम खाई थी कि मैं आपको अपनी जिंदगी समर्पित कर दूंगा, बट अभी तक मैंने कुछ किया नहीं, और ऐसा भी हो सकता है कि मैं ये टेक्निक सीखने के बाद यहाँ से भाग जाऊं, तो इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि आखिरकार आपने मुझ पर भरोसा क्यों किया। रोमन कहता है क्योंकि, केविन कहता है क्योंकि क्या? बट तभी रोमन वहाँ से जाने लगता है और कहता है हम कल से ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे, तो जाओ थोड़ा आराम कर लो आज के लिए। और सोचता है आखिर मैं इस पर ट्रस्ट क्यों कर सकता हूँ? अगर एक बार के लिए सोचा जाए तो यही सेम क्वेश्चन मुझसे पूछा था मैट डेमन ने। बिना किसी शर्त के ट्रस्ट तभी बिल्ड हो सकता है जब तुम सामने वाले पर भरोसा करो, बट केविन तुम कभी भी मुझे धोखा दोगे ही नहीं, क्योंकि जैसे जैसे तुम स्ट्रॉन्ग होगे तुम्हें ये रियलाइज हो जाएगा कि मुझे धोखा देना कितना खतरनाक है, या तो फिर कहें कि हेवनली डेमन को धोखा देना कितना खतरनाक है। हम देखते हैं अगले दिन का सीन जहाँ केविन इस वक्त ट्रेनिंग कर रहा होता है। रोमन कहता है हर मूवमेंट एक परफेक्ट वे में परफॉर्म होना चाहिए और अपना फोकस मत लूज करना। वहीं क्रिस ये ट्रेनिंग काफी दूर से बैठकर देख रहा होता है और कहता है हे यंग मास्टर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, और सोचता है आखिरकार ये स्वॉर्ड्समैनशिप उस अजीब से बच्चे को क्यों सिखा रहे हैं, और उससे भी बड़ी बात ये मुझे क्यों नहीं सिखा रहे हैं। मुझे लगा था कि मैं इनके साथ रहूंगा और इनके नक्शे कदम पर चलूंगा तो मैं जल्द से जल्द स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा, बट ये तो मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे कि मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्या मुझे इनसे भीख मांगनी चाहिए कि मुझे वापस रख लें? क्रिस कहता है चलो अच्छा थोड़ा वेट करके देखते हैं। क्रिस उस दिन तो वेट करता ही है, एंड देन वो अगले दिन भी वेट करता है, उसके अगले दिन भी उसे वेट ही करना पड़ता है, और उसके अगले दिन भी उसे वेट ही करना पड़ता है। इसलिए क्रिस को आ जाता है काफी गुस्सा और कहता है भाड़ में जाए सब कुछ। यंग मास्टर, अगला दिन करते करते आज हो चुके हैं पूरे 2 हफ्ते जब से मैंने डिसाइड किया कि मैं आपके साथ रहूंगा। मेरा फर्स्ट वीक तो ऐसे ही चला गया क्योंकि आप चले गए थे ट्रेनिंग में, और अगर बात की जाए उसके बाद की तो आप तो मुझे जैसे एक भाव ही नहीं दे रहे। आप तब से ट्रेन किए जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ केविन को। अगर आप ऐसे इसलिए एक्ट कर रहे हैं क्योंकि मैं पिछले समय में काफी रूड था, तो इसीलिए मैं बहुत ही सिंसियरली माफी मांगना चाहता हूँ, तो प्लीज मुझे भी कुछ सिखाइए। मैं भी कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं भी कुछ न कुछ तो सीख ही सकता हूँ। रोमन कहता है क्या मैंने तुमसे ये नहीं कहा था कि सिर्फ मुझे ऑब्जर्व करते हुए ही सीखो? क्रिस कहता है क्या आप सच में यही कह रहे थे, मतलब आपको मैं ऑब्जर्व करूँ और सीखूं? रोमन कहता है सीखने का सबका तरीका अलग होता है, क्योंकि केविन कुछ नहीं जानता इसलिए मैं उसे सिखा रहा हूँ ताकि वो एक अच्छे खासे लेवल पर पहुँच जाए, इसलिए मैं उसे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक गाइड करूंगा। पर तुम उससे काफी अलग हो, तो मैं तुम्हें कुछ भी सिखाऊं तो तुम बस यही ट्राई करोगे कि तुम खुद को सिखा सको, और फिर तुम्हारा ईगो बीच में आएगा, एंड देन तुम खुद को ही फोर्स करोगे सीखने के लिए, वो भी उस बंदे से जिसने तुम्हें एक फाइट में हराया हो, जिसकी वजह से तुम बेसिक्स तक को समझना भूल जाओगे। क्रिस कहता है तो क्या आप चाहते कि मैं बस आपको ऑब्जर्व करूं? रोमन कहता है नहीं, ये स्वॉर्ड पकड़ो। क्रिस कहता है स्वॉर्ड? ये तो एक लकड़ी की बनी हुई स्वॉर्ड है। रोमन कहता है तुम्हें सच्चाई को एक्सेप्ट करने के लिए रिजल्ट चाहिए, तो कैसा रहेगा कि तुम एक ड्यूएल करो केविन के साथ। इस ड्यूएल में भले ही केविन तुम्हारा अपोनेंट हो, बट मैं उसे हमेशा एडवाइस देता रहूंगा ताकि वो तुम्हें डिफीट कर सके। तो ऐसा समझ सकते हो कि केविन मेरा बेसिकली एक कॉपी है, और अगर तुम्हें सच में लगता है कि तुम सही हो तो इस ड्यूएल के बाद मैं खुद पर्सनली तुम्हें सिखाऊंगा। इधर केविन कहता है मैं वो भी ड्यूएल करूंगा एक नाइट के साथ। वहीं क्रिस सोचता है मतलब ये चाहते हैं कि मैं ड्यूएल करूं एक नौसिखिए के साथ, आखिर ये मुझे समझते क्या है? क्रिस कहता है मैं समझ गया, तो चलो करते हैं। मैं आज आपको दिखाता हूँ कि मैं कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं हूँ। इसी के साथ केविन और क्रिस एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। केविन कहता है यंग मास्टर, क्या मुझे सच में एक 2 स्टार ऑरा वाले नाइट से ड्यूएल करना होगा? रोमन कहता है मुझे पता है कि तुम इस वक्त डिसएडवांटेज में हो, बट अगर तुम हार भी जाते हो तो तुम क्या ही खोओगे? कुछ भी नहीं। इस पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि तुमसे स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि ब्लड फैंग, वो कोई भी जो तुम्हारी फैमिली को दबाता हो, वो भी वॉयलेंस के थ्रू, और क्रिस जो इस वक्त इंतजार भी नहीं कर सकता तुम्हें हराने के लिए। इन सब में कोई भी अंतर नहीं है। तो क्या तुम बस यही प्लान कर रहे हो कि तुम हर बार कुछ भी नहीं करोगे? केविन कहता है मैं एक ट्राई करके तो देख ही सकता हूँ। इधर क्रिस सोचता है अब तो मेरा दिमाग खराब हो रहा है, अगर एक बार के लिए सोचा जाए तो क्या मुझे सच में एक नौसिखिए के साथ ड्यूएल करने की जरूरत है? और आखिरकार ये इसकी आंखें ऐसे क्यों दिख रही हैं? इसकी आंखें देखकर तो लग रहा है कि जैसे इसे सच में यकीन हो गया हो कि ये जीत सकता है, और रोमन को ये लगता है कि वो कम्प्लीटली इसके जरिए मुझे इग्नोर कर सकता है। रोमन कहता है तो चलो तैयार हो जाओ।
जाओ। डुएल स्टार्ट होता है। अब रोमन केविन के माइंड से ही कांटेक्ट कर लेता है और उसके माइंड में ही कहता है अपने सामने गार्ड डाउन मत करना, क्योंकि क्रिस कंफर्म एक सरप्राइज अटैक करेगा। वही क्रिस एक सरप्राइज अटैक कर भी देता है, इसीलिए केविन इस अटैक को ब्लॉक करने में कामयाब हो जाता है। रोमन कहता है एक ही स्टेप उसके साइड में जाओ और फिर उसके चेस्ट पर एम करो, वो भी तब जब वो तुम्हें किक करने के ट्राई करे। केविन एक स्टेप पीछे जाता है बट तभी क्रिस एक किक कर देता है और एक किक सीधे जाके हिट करती है केविन को, जिसकी वजह से केविन नीचे गिर पड़ता है। रोमन कहता है खड़े हो जाओ केविन। केविन सोचता है ये आवाज ये तो यंग मास्टर की है। इधर केविन के माइंड में चल रही बातों को रोमन भी जान सकता था, इसीलिए वो कहता है ये एक साउंड कंडक्शन है, एक ऐसा मेथड जो कि माना के थ्रू साउंड को डिलीवर करता है और मैं इसी के जरिए तुम्हें इंस्ट्रक्शन देता रहूंगा। केविन सोचता है साउंड कंडक्शन, क्या माना का यूज करते हुए ऐसा भी कुछ किया जा सकता है? वही रोमन कहता है राइट साइड में जाओ। इसी के साथ केविन वहाँ से राइट साइड में चला जाता है, जिसकी वजह से वो क्रिस के अटैक से बच जाता है। रोमन कहता है पीछे मुड़ो और उसके लेफ्ट चेस्ट पर फोकस करो और वहीं पर लगाओ अपना निशाना। केविन क्रिस के लेफ्ट चेस्ट पर अटैक तो करता है बट क्रिस पहले से ही होता है तैयार और अगेन केविन को एक किक खानी पड़ती है। केविन सोचता है सिट, मुझे एक बहुत ही अच्छी ओपनिंग मिली थी बट मैं क्या करूं, मैं खुद ही स्लो था। तभी रोमन कहता है अपने ऊपर हो रहे हमले को ब्लॉक करो। इसी के साथ केविन अपने ऊपर हो रहे हमले को ब्लॉक करता है। रोमन कहता है अपनी राइट साइड भागो बट तभी अगेन केविन को पड़ती है किक और वो फिर से कुछ दूरी पर जाके गिरता है। क्रिस सोचता है ये बच्चा, मैंने जितना सोचा था ये उससे भी अच्छा लड़ रहा है। इधर रोमन सोचता है वो किसी भी एंगल से क्रिस से मैच नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी बॉडी मेरे कमांड्स को फॉलो ही नहीं कर पा रही। पर ऐसी सिचुएशन, इस प्रकार की सिचुएशन काफी अमेजिंग होती है। इधर केविन खड़े होते हुए सोचता है यंग मास्टर रोमन तो एकदम ओमनीपोटेंट है। इवन तो मेरा अपोनेंट है एक 2 स्टार ऑरा का नाइट, बट फिर भी वो ऐसे ही मूव कर रहा है जैसा कि यंग मास्टर बोल रहे हैं। असली प्रॉब्लम तो मेरी बॉडी है। अगर यंग मास्टर जैसा कह रहे हैं मैंने वैसा ही किया होता तो अभी तक तो मैंने क्रिस को काफी पहले ही डिफीट कर दिया होता। तो अब तो क्लियर है कि यंग मास्टर ही है जो कि हम दोनों को एक पपेट की तरह कंट्रोल कर रहे हैं और इस वक्त वो क्रिस के साथ खेल रहे हैं। रोमन कहता है अपनी बॉडी को राइट साइड कर लो। केविन यही करता है और अटैक से बच जाता है। रोमन कहता है सामने की तरफ काउंटर अटैक करो। केविन काउंटर अटैक करता है बट इस बार उसे पड़ता है जोरदार का पंच। क्रिस सोचता है मैं कब से इसे स्ट्राइक करने के बाद ही इसे हराने की सोच रहा हूँ, बट ये कुछ ना कुछ करके मेरे अटैक से बच ही जा रहा है और अब तो ये काउंटर अटैक भी कर रहा है। क्या ये कोई कोइंसिडेंस है? केविन सोचता है इवन क्रिस, जिसे दिमित्री के नाइट्स का एक जीनियस माना जाता है, वो भी यंग मास्टर की स्किल्स का 5% तक भी होल्ड नहीं कर पा रहा है। तो ये है असली यंग मास्टर रोमन का लेवल और मैं ऐसे ही व्यक्ति को सर्व करने वाला हूँ। इवन भले ही कोई चीज सेंस ना बनाए बट मुझे एक अंधे की तरह उनकी बातों को फॉलो करना ही होगा। मेरे जैसा कोई भी हो वो सिर्फ अपने विल पावर का यूज करते हुए ही यंग मास्टर की स्वॉर्ड बन सकता है। इसी के साथ केविन करता है क्रिस पर अटैक बट इस बार भी उसे मुंह के बल खानी पड़ती है। क्रिस कहता है मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ, अगर तुम ऐसे ही फाइट करते रहो तो ये समझ लो कि तुम्हें तैयार होना पड़ेगा अपने किसी भी बॉडी पार्ट को खोने के लिए। क्रिस की ये बातें सुनने के बाद केविन के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और इसी के साथ रोमन के चेहरे पर भी एक स्माइल आ ही जाती है। केविन कहता है तो चलो करते हैं ये जब तक अंत ना हो जाए। ये देखने के बाद क्रिस को काफी गुस्सा आने लगता है और वो कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, चलो अगर तुम यही चाहते हो तो यही सही, मैं तुम्हें वही देता हूँ जो तुम चाहते हो। आज के बाद जब से भी तुम अपने राइट आर्म को देखोगे तो तुम्हें पछतावा होगा इसी मोमेंट का। बट तभी रोमन कहता है आगे बढ़ो। इसी के साथ वो दोनों एक दूसरे पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ पड़ते हैं। केविन अपनी पूरी पावर्स का यूज करते हुए क्रिस पर अटैक करता है और क्योंकि क्रिस ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि केविन अटैक करेगा, इसलिए वो काफी डर जाता है। रोमन कहता है अभी खत्म नहीं हुआ है, पीछे मुड़ो और अब हमला करो। इसी के साथ केविन क्रिस पर अगेन अटैक कर देता है। क्रिस सोचता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं ऐसे स्लो अटैक से डरूंगा? मुझे तो कई सारी ओपनिंग्स दिख रही हैं। इसी के साथ क्रिस अटैक करता है बट केविन इस अटैक को बहुत इजीली डॉज कर जाता है। केविन भी अपनी फुल पोटेंशियल का यूज करते हुए अटैक करता है बट इस बार क्रिस यूज करता है कुछ अलग टेक्निक्स और वो इस अटैक को डॉज कर जाता है। एंड देन इसी मौके का फायदा उठाते हुए क्रिस केविन पर एक फैटल अटैक लैंड करते हुए इस डुएल को जीत जाता है। इधर रोमन सोचता है उसने विदाउट एनी मूवमेंट अपने स्वॉर्ड को स्विंग किया क्योंकि उसने पहले एक्सपेक्ट कर लिया था कि दूसरा अटैक होने वाला है। इधर जीतने के बाद क्रिस कहता है क्या बेवकूफ बच्चा ये। वही रोमन कहता है तुम जीत गए और जैसा मैंने प्रॉमिस किया था मैं पर्सनली अब से तुम्हें सिखाऊंगा, बट तुम्हारी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी कल से। कल से जब तुम कहोगी तब से ही मैं तुम्हें सिखाना स्टार्ट कर दूंगा, तो ये तुम्हारी चॉइस है। हम देखते हैं कि क्रिस अपने कमरे में आता है और कहता है आखिरकार मैंने फाइट करने डिसाइड क्यों किया, एक ऐसी फाइट जिससे मुझे कुछ भी खास हासिल हुआ नहीं और मेरा टाइम भी काफी वेस्ट हुआ। बट तभी क्रिस को याद आता है कि जब लास्ट मोमेंट पर वो केविन पर अटैक कर रहा तो वो बिल्कुल वैसी ही सिचुएशन थी जब वो रोमन पर अटैक कर रहा था और तभी उसे रियलाइज हो जाता है कि
कि अगर रोमन के साथ उसका वो एक्सपीरियंस नहीं होता तो वो कभी भी केविन को बिना अपने ऑरा के यूज किए हुए नहीं हरा पाता। और इसी रियलाइजेशन के साथ वो हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है कि हाँ, मैं सच में इतना बड़ा हो चुका हूँ कि सिर्फ वो एक एक्सपीरियंस मुझे इतना सब कुछ सिखा दे। हम देखते हैं अगले दिन का सीन जहाँ रोमन कहता है तो बताओ तुमने क्या डिसाइड किया। क्रिस कहता है मुझे कुछ नहीं सीखना, मैं आपको देखकर ही स्ट्रॉन्ग बनता जाऊंगा और वहीं से सीखूंगा। इसी के साथ क्रिस अगेन बैठकर देखने लगता है और सोचता है मैंने सिर्फ एक ही ड्यूल में काफी ग्रो कर लिया है। और अगर बात की जाए केविन की तो उसका स्टार्टिंग से ही हर एक मूवमेंट सही था। मुझे लग रहा था कि रोमन उसे कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहा है, बट एंड ऑफ द डे मैं गलत ही था। सिर्फ और सिर्फ रोमन्स के डिसीजन को ही समझने के बाद मेरा ये दिमाग अलग अलग तरीकों से भर चुका है। और एक बार के लिए अगर सोचा जाए तो रोमन उस ड्यूल में केविन को तो सिखा ही रहा था, बट उसके साथ ही वो मुझे भी सिखा रहा था। रोमन नहीं नहीं नहीं, यंग मास्टर अब कोई वो नहीं रहे जिन्हें मैं जानता था। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, बट वो ऐसी रेल में पहुंच चुके हैं जहाँ तक कि कैप्टन जोनाथन भी ना पहुंच पाए। और अब मुझे समझ में आ रहा है उस बात का मतलब जब उन्होंने मुझे कहा था कि मैं ऑब्जर्व करूँ और सीखूं। और अगर ऐसी बात है तो मैं ऐसा ही करूंगा जब तक मैं यंग मास्टर को सरपास ना कर लूं। मैं सब कुछ ऑब्जर्व करूंगा। रोमन कहता है तो चलो फिर ट्रेनिंग को कंटिन्यू करते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं बार्को फैमिली का सीन जहाँ लोग बातें कर रहे होते हैं कि क्या तुमने सुना रोमन दिमित्री के बारे में। मैंने सुना है कि उसकी लॉरेंस के साथ होने वाली शादी टूट चुकी है। वही कोई कहता है अगर लॉरेंस के अनाउंसमेंट के बारे में एक बार के लिए सोचा जाए तो इसे क्लियरली पता चल रहा है कि इसमें फ्लोरा लॉरेंस की ही मिस्टेक थी। वही कोई कहता है उसे रियलाइज हो चुका होगा कि वो अपनी बेटी को गलत हाथों में सौंप रहा था। वही एक औरत कहती है जब बार्को उसके साथ वॉर इतना नजदीक है फिर भी एंगेजमेंट तोड़ दी गई, ऐसा क्यों। उसके सामने वाला बंदा कहता है ऐसा सिर्फ इसीलिए क्योंकि दिमित्री परिवार का सबसे बड़ा बेटा। हमने अभी तक उसके जितने रूमर्स सुने थे वो उससे भी बदतर है। वही दो सर्वेंट बातें कर रहे होते हैं जिनमें से एक सर्वेंट कहती है पर मैंने तो सुना था कि रोमन दिमित्री ने अकेले ही ब्लड फैंग को खत्म कर दिया। वही दूसरी सर्वेंट कहती है क्या तुम्हें सच में इस बात पर यकीन है। मुझे तो लगता है कि ऐसा सिर्फ रूमर्स फैलाया जा रहा है ताकि टूटी गई सगाई को कवर किया जा सके। वही सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं एक लड़के को जो कि एक नोटिस पढ़ रहा होता है और उसे पता चलता है कि रोमन ने सच में अपने एंगेजमेंट को तोड़ दिया। वो कहता है मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि रोमन ने सच में इस एंगेजमेंट को तोड़ दिया। उसे मैनिपुलेट करना तो काफी आसान है। अच्छा मुझे ये बताओ रोमन ने ये कंफर्म किया है ना कि वो इस पार्टी में आएगा। उसके सामने वाला कहता है हाँ, हमें दिमित्री की तरफ से एक पार्टिसिपेशन लेटर तो मिला है। और तब हम देखते हैं बार्को फैमिली के सबसे बड़े बेटे एंथनी बार्को को, जो कहता है वेल ये अच्छा ही है, सब कुछ मेरे प्लान के अकॉर्डिंग और सब कुछ स्मूथली हो रहा है। अब तो मैं बस अगले हफ्ते का वेट नहीं कर सकता। इसी के साथ सीन सीट पर हम देखते हैं सीधे एक हफ्ते बाद का सीन और आज ही है सोशल पार्टी जहाँ रोमन कहता है हांस क्या तुम्हें सच में लगता है कि मुझे ये पहनना चाहिए। हांस कहता है ये आपकी पहली ऑफिशियल गैदरिंग है, वो भी सगाई टूटने के बाद, तो मैं आपको ऐसे ही कुछ भी पहन के जाने नहीं दे सकता। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि ये एंड देन वो बहुत सी चीजें बताने लगता है एंड एंड में कहता है मैं श्योर हूँ कि आप इस मास्टरपीस को नहीं पहनेंगे क्योंकि इस मास्टरपीस ड्रेस में तो मैंने अपना पूरा का पूरा अस्तित्व ही डाल दिया है। रोमन हांस की ये सभी बातें सुनने के बाद ये तो समझ जाता है कि उसे अब ये ड्रेस पहनना होगा और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। सो चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड एक लाइक के साथ कमेंट में बताना कि वीडियो कैसी लगी। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, बट तब तक के लिए Thank you.